ये स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर की, जो अपनी नॉर्मल जिंदगी जापान में जी रहा था, लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ तो एक्सीडेंट होता है कि वो जापान छोड़ के किसी और दुनिया में पहुंच जाता है और यहाँ पहुंचने के बाद वो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड बन जाता है। तो चलिए इसकी स्टोरी देखते हैं। ये लिटरली एक गॉड के लेवल पे पहुंच जाता है क्योंकि इसकी पावर्स इतनी इंसेन होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस स्टोरी में घुसते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर हारुतो अपने बिल्डिंग से जा रहा होता है किसी और नए सिटी में, और वो उसके बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है अपनी बचपन की दोस्त के साथ, और जो उसकी चाइल्डहुड क्रश होती है उसका नाम होता है मिहारू। ये बंदी बहुत सैड होती है, कहती है कि नहीं नहीं हारुतो तुम यहाँ से मत जाओ। तभी हारुतो कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी फैमिली भी यहाँ से जा रही है, तो उसके साथ में तुमसे एक वादा करता हूँ कि जब हम बड़े हो जाएंगे तब हम मिलेंगे वापस और हम शादी करेंगे। ऐसा कह के वो मिहारू को बाय बोलता है और यहाँ से निकल लेता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कुछ साल बीत चुके होते हैं और अभी हमारा मेन कैरेक्टर बड़ा हो चुका है और वो अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से वापस अपने घर जा रहा होता है। वो इस वक्त एक बस में होता है। ये बस ऐसे ही रास्ते पे चल रही होती है कि तभी हमारे हारुतो को दिखता है कि एक छोटी बच्ची उसे देख रही होती है, तो वो उसको देख के कुछ न कुछ सोच रहा होता है। इतने में इनका बस हिलने लगता है और ये बस ठोकर खाता है एक ट्रेन के साथ। और ये होने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे अपने फ्लैशबैक में आता है कि कैसे उसने अपनी बचपन की दोस्त को वादा किया था कि वो उससे बड़ा होकर शादी करेगा, लेकिन ये अब पूरा नहीं हो सकता क्योंकि वो अब यहाँ पे खत्म हो रहा है। तभी उसकी आंखें खुलती है और हमें ये दिखाते हैं कि एक नया बच्चा, छोटा बच्चा जिसके कोई पेरेंट्स नहीं है और ये अनाथ है, ये एक नई दुनिया में उठता है और ये बोलता है कि मैं कहाँ पे हूँ और ये मुझे किसका सपना आ रहा है। ये सब वो अपना नाम तक भूल चुका होता है और वो अपने आप को हारुतो बुला रहा होता है। इस वक्त उसको समझ में आता है कोई तो एक बूढ़े अंकल उसके सामने खड़े हैं, उसके दिमाग में अजीब अजीब मेमोरी आ रही होती है। वो बोलता है कि किसकी मेमोरीज है, तो मेरी तो लग नहीं रही मुझे। उसको सिर्फ इतना याद रहता था कि वो एक हारुतो की जिंदगी में था, उसके बाद वो एक बस पे गया था, फिर बस का ठोकर हुआ, उसके बाद उसको ये भी याद आता है कि वो अपने दादाजी के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। लेकिन ये बंदे की किसकी मेमोरीज है, ये सब मेरी है क्या? ऐसे ही यहाँ पे सोच रहा होता है और एकदम से कंफ्यूज होता है। इस बंदे के बॉडी से बहुत बदबू भी आ रही होती है क्योंकि ये नहाया नहीं होता है और इसके बाल भी बहुत लंबे होते हैं। इसके बाद इसी रूम में 3-4 लोग आते हैं और वो लोग कहते हैं कि अरे ओए चिंटू चल उठ जा भाई, कब से सो रहा है। मुझे तो बहुत शौक लगा ये देखे कि तुम अब तक जिंदा हो। तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना। वेल कोई बात नहीं, हम लोग ने तुम्हारे लिए तुम्हारा अंतिम संस्कार करने का भी प्लानिंग कर लिया था। ऐसे ये लोग इससे कहते हैं और रियो कहते हैं। इतने में एक आदमी यहाँ पे आता है, वो अपना बोरिया बिस्तर रखता है और ये लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं। तभी वो आदमी कहते हैं ओए चिंटू भाग यहाँ से, तेरे अंदर से बहुत बास आ रही है और मेरा खाना खाने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा है इस वजह से, तू निकल यहाँ से। तो ये सुन के रियो यहाँ से बाहर निकलता है। तो जब वो बाहर निकलता तो उसे बहुत भूख लगी होती है, तो वो आसपास देखता है कि उसे क्या मिल रहा है खाने के लिए। तो वो देखता है कि कुछ पेड़ पौधों के ऊपर बेरीज लगे होते, तो वो बेरीज उठा के खा रहा होता है और अभी भी उसको पहले वाले फ्लैशबैक आ रहे होते हैं। तो इससे उसे एक चीज समझ में आती है कि हारुतो नाम का बंदा जो कि यूनिवर्सिटी में जाता था और वो जापान में था और उसका बस से और ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद वो शायद खत्म हो गया। ये चीज इसके दिमाग में आ चुकी है। वेल इसके बाद ये कहता है कि चलो ठीक है, ये बंदा जो भी था ये मुझे पता नहीं है कौन, लेकिन हाँ मैं रियो हूँ और मैं एक ऑर्फन बंदा हूँ। ऐसा ही बोल के यहाँ पे अपना फ्रूट खा रहा होता है। ये कहता है कि वेल मुझे मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही गोल है कि मुझे उस बंदे को मारना है जिसने मेरी मॉम को खत्म किया है। ऐसा बोल के ये अपने काम पे लग चुका होता है। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि ये वापस से एक फ्लैशबैक देख रहा होता है अपनी मॉम के साथ, जहाँ पे इसको याद आता है कि इसकी मॉम ने इससे कहा था कि तुम्हें मैं तुम्हारे नाना नानी के घर पे लेके जाऊंगी क्योंकि उनका एक पूरा किंगडम है। और ये बहुत खुश होता है, बोलता है यस मॉम हम जाएंगे नाना नानी के किंगडम में। लेकिन तभी इसका ये सपना टूट जाता है क्योंकि यहाँ पे एक बंदा आता है जो कि एक असैसिन होता है और वो यहाँ पे आके इसकी मॉम को खत्म कर देता है। ये देख के रियो को बहुत रोना भी आता है। वेल इसके बाद रियो अपना आंख वाँख पोंछता है, कहता है कि मुझे कैसे भी करके उस बंदे से बदला लेने का है। ऐसा बोल के वो यहाँ पे रेडी होता है अपने कपड़े पहन के। तभी वो देखता तो उसके पीछे कुछ लड़कियां आई होती है जिन लोगों ने एकदम नोबल कपड़े पहने होते हैं। ये लोग शायद से प्रीस्ट को बिलोंग करते हैं या तो किसी नोबल फैमिली को बिलोंग करते हैं। इसमें से एक आंटी उससे पूछते कि ओए चिंटू क्या तूने किसी पर्पल बाल वाली बच्ची को यहाँ पे देखा है आसपास? तो रियो बोलता है नहीं मैंने तो किसी भी नहीं देखा। वेल इसके बाद यहाँ पे जो लंबी वाली लड़की होती है वो बोलती है अबे ओए बास वाले आदमी थे, मैं ठीक से पूछूं ना, बता मुझे तूने देखा है कि नहीं उसको? तो वो कहता है मैंने नहीं देखा और तुम मुझसे अच्छे से बात करो। इतने में एक छोटी लड़की होती है जिसके बाल व्हाइट कलर के होते हैं, उसका नाम सीलिया होता है। सीलिया आके बोलती है अरे मैं इनके बर्ताव के लिए आपसे माफी मांगती हूँ, क्या आपको पता है कि आपने किसी पर्पल बाल वाली बंदी को यहाँ पे देखा है? तो रियो बोलता है कि देखो मैंने ऐसा किसी को यहाँ पे नहीं देखा, लेकिन मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे हैं, तो अगर तुम ये कपड़े पहन के हमारे इस झोपड़पट्टी में आओगी तो यहाँ के लोग तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत खतरनाक लोग हैं। तुम एक काम करो, तुम तुम्हारे कपड़े चेंज करके हमारे इस एरिया में आओ और यहाँ पे देखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो यहाँ से निकलने के पहले जो हमारी व्हाइट बाल वाली बंदी होती है वो बोलती है ठीक है मैं एक मैजिक स्पेल यूज करती हूँ, मेरी पर्पल दोस्त को ढूंढती हूँ। ऐसा बोल के वो अपना मैजिक स्पेल कास्ट करती है जो कि बहुत अमेजिंग होता है। इसका मैजिक स्पेल जैसे ये कास्ट करती है वैसे पूरे एरिया में उसको मालूम पड़ता है कि इस एरिया में क्या है और क्या नहीं। ये बोलती है मुझे ये तो मालूम पड़ेगा कि हमारी दोस्त यहाँ पे नहीं है, लेकिन इससे हमें एक चीज और मालूम पड़ी कि रियो के अंदर बहुत मैजिक है क्योंकि उसके आसपास ऑरा निकल रहा होता है। वेल यहाँ से सब लड़कियां निकलती है, लेकिन निकलने के पहले वो लोग हमारे रियो को एक थैला पकड़ाते जिसके अंदर बहुत सारे सिल्वर के कॉइन्स होते हैं। ये कॉइन देख के रियो बोलता है डैम ये तो बहुत सारा पैसा है, अब मैं इसे गिन भी नहीं पाऊंगा। और वो इसे थैंक यू बोल के यहाँ से निकलते क्योंकि उनको लगता है कि जो उनकी दोस्त है वो यहाँ के आसपास के बिल्डिंग या घरों में छुपी हुई है कहीं ना कहीं। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रियो खुशी खुशी यहाँ से भाग के जाता है अपने घर पे अपने सब दोस्तों को ये बात बताने के लिए। जैसे ही वो अंदर घुस रहा होता है उतने में उसके ऊपर
एक बंदा हमला करता है जो कि उसको असैसिनेट करने के लिए आया होता है। ये बंदा अपना चाकू रियो के सीने में घुसाता है, लेकिन वो रियो को नहीं लगता, वो इसके बैक पे लगता है और वो चाकू इसके बैक को डिस्ट्रॉय करता है। सारे के सारे कॉइन्स नीचे गिर जाते हैं। वेल यहाँ पे रियो जैसे तैसे करके खड़ा होता है और वो बोलता है कि भाई लगता है अब मेरा टाइम हो चुका है, मैं खत्म होने वाला हूँ। ऐसा बोल के यहाँ पे खड़ा रहता है कि इतने में असैसिन उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी टाइम यहाँ पे रुक जाता है और उसके अंदर से निकलती है एक पिंक बाल वाली फेरी। ये यहाँ पे आगे बोलती है रियो तुम्हारा नाम तो हारूटो है ना। ये सुन के रियो बोलते हैं हारूटो रियो ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद वो हमारे रियो के अंदर आती है, उसका मुंह पकड़ते और कहते हैं कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हारे पास मैजिकल पावर बहुत सारे हैं। वो कहती है कि तुम खुद को डिफेंड आराम से कर सकते हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारी मैजिकल पावर है। तो ये सुन के रियो रेडी होता है और वो इस असैसिन के ऊपर हमला करने के लिए खड़ा हो जाता है और उसके पीछे हमें हारूटो की स्पिरिट भी दिखाते हैं ये लोग। वेल फिर इसके बाद हमारे रियो के दिमाग में हारूटो की पुरानी ट्रेनिंग आती है और वो इस असैसिन के अटैक को डॉज करता है और घूम के उसको मारता है। तभी असैसिन रियो को देखता है और बोलता है कि भाई ये बंदे में तो ताकत है। तो वो अपना दिमाग लगाता है और वो अपने आसपास एक मैजिकल रिंग लेके आता है। फिर उसके बाद रियो इस बंदे के अटैक को डॉज करता है और इसके हाथ को पकड़ के इसका हाथ तोड़ देता है। ये देख के रियो खुद सरप्राइज होता है और ये देख के असैसिन बोलता है इस चिंटू को मुझे मारने के इतने पैसे तो नहीं मिल रहे कि मैं अपनी जान की बाजी लगा दूं यहाँ पे। तो ऐसा बोल के ये असैसिन यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। वेल इसके बाद वो बंदा आगे बढ़ता है और रियो के ऊपर हमला करने के लिए आता है। बोलता है कि तू छोटे बच्चे मैं तो छोड़ूंगा नहीं। लेकिन रियो अपने मैजिकल पावर को एक साथ चैनल अप करता है और घूम के एक अटैक मारता है जिससे ये असैसिन वहीं पे खत्म हो जाता है। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि रियो के बगल में जो वो ब्राउन कलर का बैग होता है, जो हमने देखा था कि इस एपिसोड के शुरुआत में वो इसके 3 अंकल लोग लाके रखते हैं, यहाँ पे वो हिल रहा होता है। तो वो इस गोनी को खोलता है और वो देखता है तो उस गोनी के अंदर वो पर्पल बाल वाली बंदी होती है जिसके बारे में वो आंटी इससे पूछ रही थी। तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें इन लोगों ने क्यों रखा। तो वो कहती है कि इन लोगों ने मुझे किडनैप किया ताकि ये लोग मेरे से पैसे ले सके, इसीलिए इन लोगों ने मुझे किडनैप करके अपने पास रखा था। वेल इसके बाद वो कहती है कि प्लीज तुम मुझे मेरे कैसल तक पहुंचा दो, अगर तुम मुझे मेरे कैसल तक पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा रिवॉर्ड दूंगी, मैं तुम्हें बहुत पैसे सोना चांदी ये सब दूंगी। तो ये सुन के रियो बोलता है इतने में ये बंदी यहाँ से अपना मुंडा घुमाती है और वो देखते तो उसके बगल में एक आदमी पड़ा होता है जिसकी बॉडी वहां पड़ी थी। वो देख के वो बेहोश हो जाती है। तो ये देख के रियो बोलता है कि भाई अब ये मेरे गले में फंस चुकी है, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वेल इसके बाद रियो इस बंदी को अपने पीठ पे लेता है और ये रूम से बाहर निकलता है और वो उसको कैसल के पास लेके जा रहा होता है। कि इतने में हमें दिखाते हैं कि जो बाकी सब लड़कियां होती है उन लोग को रियो दिखता है। तो लोग भाग भाग के आते हैं रियो के पास और वो उसके पीठ पे से इस पर्पल बाल वाली बंदी को निकालते हैं और कहते हैं ओए तूने हमारी प्रिंसेस को किडनैप किया, तेरी हिम्मत कैसे हुई वगैरह वगैरह। ऐसा बोल के लोग रियो के ऊपर नाम डालते हैं और बोलते हैं अब तो तू गया बेटे। ऐसे बोल के वो इसको पनिश करने के लिए अपना तलवार भी आगे निकालती है। रियो उसको सब कुछ समझा रहा होता है लेकिन ये आंटी कुछ समझती ही नहीं है। वो कहते हैं कि अब हम तुम्हें हमारे कैसल में लेकर जाएंगे और वहां तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। ऐसा बोल के वो लोग इसको कैसल के अंदर लेकर जाते हैं, जहां हमें दिखाते हैं कि रियो को ये लड़के लोग हाथ पैर बांध के खड़ा रहते हैं कैसल के अंदर ही। यहाँ पे चार्ल्स नाम का एक बंदा आता है जो कि देख के ही बहुत खड़ूस लग रहा है। ये बंदा यहाँ पे कहता है तुम सब स्लम वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, एक तो तुम में से बदबू आती है और तुमने इतना बड़ा काम किया। हाँ हमारी प्रिंसेस को किडनैप किया तूने, छोटे बच्चे तेरे को अकल है। ऐसा बोल के वो हमारे रियो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके पेट में एक बेलन से मारना शुरू करता है। ये देख के रियो बोलता है भाई मेरी बात सुन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं तेरी प्रिंसेस की जान बचा रहा था, मैंने उसके ऊपर कोई हमला वमला नहीं किया। लेकिन चार्ल्स कुछ सुनता ही नहीं है। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो प्रिंसेस उठ जाती है अपने सपने से, पर्पल गर्ल, और वो कहती है कि अरे मैं यहाँ पे कैसे आई और वो लड़का कहाँ है जिसने मेरी जान बचाई। ये सुनकर सब लोग कहते हैं लड़का जिसने जान बचाई, तुम किसकी बात कर रही हो, हमने तो उस लड़के को पकड़ के रखा है हमारे जेल में और उसकी बहुत मारपीट चालू है। तो ये सुनकर कहती है नहीं 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 ऐसा मत करो, उसने मेरी जान बचाई, तुम उसको फटाफट मेरे पास लेके आओ। तो ये सब सुन के हमारी ये व्हाइट बाल वाली बंदी जिसका नाम सीलिया होता है वो आगे बढ़ती है और कहती है रुको मैं उसको लेके आती हूँ। ऐसा बोल के जैसी डंजन में जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पे हमारे रियो ने बहुत मार खाया होता है और ये देख के उसको बहुत दुख होता है। बोलती है ओ माय गॉड रियो तुम्हारे ऐसा कैसे हो गया वगैरह वगैरह, ऑफ कोर्स टिपिकल। इसके बाद वो चार्ल्स के ऊपर भड़कती है, बोलती है कि तुमने रूल तोड़ा है, हमने तुम्हें मना किया था किसी के ऊपर हमला करने से। वेल ये सब बोल रहा चार्ल्स उसका रस्सी छोड़ता है और हमारी सीलिया हीलिंग मैजिक यूज करके रियो को ठीक कर रही होती है। इतने में हमें दिखाते हैं कि कैसे चार्ल्स ने रियो को बहुत मारा होता है और उसको तोड़ता रहता है चार्ल्स। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं रियो अपने नींद से उठता है और देखता है कि वो इतने अच्छे बेड पे कैसे सोया और एकदम से कंफ्यूज होता है। तो इसका तो बोलता है कि अब मेरे साथ क्या होगा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो सीलिया बोलती है तुम टेंशन मत लो, हमारे किंग तुमसे मिलना चाहते हैं और वो तुम्हें थैंक यू बोलेंगे, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने वाला है। वो एकदम टेंशन में होता है, कहता है ये सब क्या हो रहा है, मुझे मार पड़ रही थी, अब मुझे किंग थैंक यू बोल रहा है, मैंने करा क्या है भाई, मुझे तो सिर्फ वो फ्रूट्स खाने थे भाई। इसके बाद सीलिया बोलती है तुम जब किंग से मिलने जाओगे तो तुम्हें उनके सामने प्रॉपर रॉयल एटिकेट्स यूज करने पड़ेंगे। ऐसे बोल के वो रियो को सिखाती है कैसे उसे किंग की तरह बात करना चाहिए, रॉयल बच्चों की तरह बात करना चाहिए। ये सब होने के बाद हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि रियो यहाँ पे प्रॉपर अच्छे खासे कपड़े पहन के बाल वाल कटवा के हीरो जैसा दिख रहा होता है और वो जाता है किंग से मिलने के लिए। आई मीन बच्चे की तो चांदी चांदी होगी भाई। तो इसके बाद किंग उससे मिलता है और उसको बोलता है कि बेटा एक काम करते हैं, तुम्हें मैं इस मैजिक एकेडमी के अंदर एडमिशन देता हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर अच्छी खासी मैजिकल पावर है। तो ये सब होने के बाद रियो निकलता है उस लड़की सीलिया के साथ। सीलिया उसको बोलती है कि जो स्कूल है इसके अंदर बहुत सारे बच्चे हैं और वो सब लोग बड़े ही अमीर है, तो तुम्हें उनसे बात करने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, इस बात को तुम ध्यान में रखना। फिर सीलिया कहती है कि जैसा मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो लोग बहुत अमीर घराने से, तो तुम ध्यान रखना कि वो लोग तुम्हारी टांग न खींचे, और वो लोग खींच भी सकते तो तुम इस बात का बुरा मत लगाना। तो हमारा रियो बोलता है बहन मुझे इस चीज की आदत है, ठीक है, लाइक मैं बचपन से ही ये सब के बीच में रहा हूँ तो लोग मेरी टांग नहीं खींच सकते, मैं पहले ही बहुत लंबी हो चुकी, कॉम्प्लेन
की जरूरत नहीं है मुझे। वेल फिर जैसा कि हमने सोचा था कि जैसे ही वो क्लास में घुसता है वैसे सारे बच्चे उसके बारे में बातें करना शुरू करते हैं। अरे ये स्लम से आया हुआ है, इसको हमारे साथ बैठने का मौका कैसे मिल रहा है, ये बंदा हमारे साथ क्या कर रहा है, इसे हमारे साथ नहीं आना चाहिए, हम स्लम वाले लोगों के साथ बात नहीं करेंगे, इससे तो बास भी आ रहा है, भाई ये तो मेरे नौकर जैसा होना चाहिए, लेकिन ये हमारे साथ पढ़ाई क्यों कर रहा है। भले ही किंग ने हमारे हीरो को बैकअप दिया हो लेकिन फिर भी नहीं। लेकिन इन लोग में से किसी को नहीं पता कि इस बंदे के अंदर कितनी मैजिकल पावर है। आई मीन ये बंदा चाहे तो अकेले ही पूरे स्कूल को उड़ा सकता है। लेट्स होप ये ऐसा ना करे। कि ऐसा करेगा मुझे नहीं पता। बाय द वे अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और एक चीज, मैंने मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे जाके आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। और मैंने नीचे एक और सर्वर का लिंक दिया हुआ है जो कि एक गेमिंग सर्वर है जहां पे हम लोग बहुत सारे गेमिंग टूर्नामेंट्स होस्ट करने वाले हैं। मैं भी उस सर्वर का हिस्सा हूं, तो आप उस सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। इसके बाद हमारी जो सीलिया होती है, जो हमारी व्हाइट बाल वाली बंदी होती है, वो हमारे रियो से कहती है कि तुम टेंशन में लो, तुम्हारा बहुत स्कूल छूट चुका है, तो मैं तुम्हें स्कूल के बाद प्राइवेट सेक्शंस दूंगी मेरे रूम में, जहां पे मैं तुम्हें हर एक चीज सिखाऊंगी। तो हमारा हीरो बोलता है ठीक है। इसके बाद जैसे स्कूल खत्म होता है तो रियो जाता है उसके रूम में उससे सीखने के लिए। लेकिन जैसे ही वो डोर खोलती है वो बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहता है लगता है तुम भूल गए कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे सब सिखाने वाली, जो मेरा छूट चुका सिलेबस। तो बोलती है अच्छा आ जाओ। जैसे ही लोग रूम के अंदर जाते हो तो देखते हैं कि भाई इसके रूम में तो हर जगह गंदगी फैली होती है, बुक्स कहीं गिरे होते हैं, मिट्टी कहीं होती है, पूरा रूम साफ नहीं होता। तो हमें ये मालूम पड़ता है कि सीलिया जो है वो सिर्फ 12 साल की, लेकिन वो इसी उम्र में टीचर बन चुकी है। मतलब भाई इस दुनिया में चाइल्ड लेबर होता है क्या? नहीं ना, आई होप सो। इसके बाद वो हमारे रियो को सिखाती है पढ़ाई लिखाई करना, वो मैथ्स सिखाती है और बोलती है तुमको मैथ्स तो बहुत अच्छे से आता है। आई मीन ब्रो, ये बंदा कुछ टाइम पहले अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में था, तो इसके दिमाग में वो सारी चीजें हैं, तो इसीलिए इसको मैथ्स अच्छे समझ में आ रहा है। उसके बाद वो बोले तुम्हारा दिन कैसा था? तो ये कहता है हाँ आज का मेरा दिन वैसे अच्छा ही था, मुझे मजा आया, बस लोगों ने जो मुझे मेरे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया है और मुझे ये सब बुलाया है नामों से कि भाई गरीब आदमी ओए नौकर यहाँ पे, ये सब चीज वो मुझे अच्छा नहीं लगा, बाकी सब तो सही है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि अगले दिन इन लोग का स्वॉर्ड का प्रैक्टिस चल रहा होता है, जहां पे रियो का अजीब सा स्टांस देख के सब लोग बोलते हैं भाई ये बंदे ने इतना अजीब सा स्टांस क्यों पकड़ के रखा है। तो जो इनका टीचर होता है वो बोलते हैं ओए रियो तेरा स्टांस मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, तू आके मेरे साथ 1-on-1 फाइट कर। तो रियो उसके मास्टर साथ 1-on-1 फाइट करना स्टार्ट करता है, जो देख के सब लोग कहते हैं भाई ये बंदा ऐसे कैसे फाइट कर। लेकिन उनका मास्टर कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है रियो, क्योंकि इसने अपने ग्रैंडफादर के साथ पहले ही स्वॉर्ड फाइटिंग की प्रैक्टिस की होती है, जहां पे इसको याद आता है कैसे इसके ग्रैंडफादर ने इसको सिखाया था कि कैसे इसको फाइट करना और क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसीलिए इसके दिमाग में ये सारी की सारी चीजें होती है। तो इसके बाद उसके सर कहते हैं कि ओए रियो मैं तुझे एक ऑफर देता हूँ, क्यों ना तू हमारे रॉयल नाइट्स को ज्वाइन कर ले, क्योंकि तेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है। रियो बोलता है कि सर मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा हीरो रात भर बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है और सीलिया यहाँ पे आती है, कहती है कि तुम इतना देर रात तक क्यों पढ़ाई कर रहे हो। तो वो कहता है कि असल में मैं इसीलिए पढ़ाई कर रहा हूँ क्योंकि हमारा एग्जाम आने वाला है, तो मुझे पढ़ने दो। तो वो कहती है हाँ तुम पढ़ो लेकिन ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। लेकिन हमारा हीरो आराम से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है। फिर हमें दिखाते हैं कि कुछ समय बाद इनका एग्जाम आ चुका होता है, जहां पे हर बच्चे की हवा टाइट हो रही होती है, वो लोग लिख नहीं पाते। जो लोग शाणे बन रहे होते हैं हमारे रियो को बोलते हुए गरीब ओए नौकर, वो लोग तो भाई 2 शब्द भी नहीं लिख पाते। और रियो यहाँ पे धपाधप एग्जाम में पेपर भर रहा होता है भाई। इसके बाद वो स्कूल के बाहर निकलता है और वो बोलता है हाँ मैं बहुत थक गया हूँ भाई। तभी उसके दिमाग में हारुतो की पुरानी वाली मेमोरी आती है, जहां पे वो उसकी क्रश के साथ टाइम अच्छा खासा स्पेंड कर रहा था। और ये सब देख के उसके दिल में दर्द होता है और वो कहता है वो भी क्या दिन थे यार, लेकिन अब मेरी वो क्रश कहाँ है, मुझे उसकी याद आ रही है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके होते हैं, जहां पे रियो फर्स्ट आया होता है, लेकिन ये अकेला फर्स्ट नहीं आया होता है। और फर्स्ट प्लेस पे रियो के साथ क्रिस्टीना आई होती है और थर्ड पे आई होती है येलो वाली बंदी। तो ये तीनों लोग यहाँ पे बैठे होते बोलते हैं ऐसा कैसे हो गया, ये नया बंदा फर्स्ट कैसे आ गया, और इसने तो अभी ही स्कूल ज्वाइन किया, ये कुछ चीटिंग वीटिंग तो नहीं कर रहा है। तभी 2 लोग फिर से बोलते हेकर है भाई हेकर। फिर वही बंदा जो उसको हेकर है भाई हेकर बोल रहा होता है वो बोलते तुमने चीटिंग किया है, मुझे तुमसे बात नहीं करना, तुम इतने शाणे कैसे बन गए वगैरह वगैरह, ऐसा करके वो इसके ऊपर इल्जाम लगा रहा होता है। तभी यहाँ पे सीलिया इनकी व्हाइट बाल वाली टीचर आती है और कहती है ओए ऐसी बात नहीं है, इसने बहुत मेहनत की थी, मैंने देखा था रात भर बैठ के पढ़ाई करता था। तो ये सुन के हमारा मिस्टर हैकर है भाई हैकर यहाँ से निकल लेता है गुस्से में। इसके बाद उनकी टीचर सीलिया उसको लेकर जाती है अपने रूम में और कहती है कि देखो तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई की और मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इतने अच्छे मार्क्स है, लेकिन हाँ तुम एक बात ध्यान रखना कि लोग तुमसे जलेंगे और गुस्सा होंगे, तो तुम्हें उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये देख के वो कहता है कि मैम मुझे टेंशन नहीं, जब तक आप मेरे साथ हो तब तक मैं पढ़ाई करने में पूरा फोकस करने वाला हूँ, और वैसे भी आप तो ग्रो हो ही रहे हो मेरे साथ साथ। तो ये सुन के सीलिया बोलती है ओए भले ही मैं तुझसे 2-3 साल बड़ी हूँ लेकिन मैं छोटी भी नहीं हूँ इतनी, समझा ना। ऐसे बोल के इन लोगों के बीच थोड़ी बहुत नोकझोंक हो रही होती है। फिर हमें दिखाते हैं कि 5 साल बीत चुके होते हैं। इसके बाद जो इनका स्वॉर्ड्समैन वाला टीचर होता है वो हमारे रियो को सिलेक्ट करता है कि वो एक अपकमिंग एग्जीबिशन वाले बैटल में पार्टिसिपेट करेगा, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इस वक्त भी हमारा हेकर है भाई हेकर बोलता है कि नहीं 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 हम रियो को ऐसा नहीं होने देंगे, ये तो गरीब आदमी है, गरीब आदमी नहीं कर सकता, ये सब तो सिर्फ हम रॉयल लोग का काम है, इसको तुम मत आने दो वगैरह वगैरह। तो उनका सर बोलता है कि अबे भाई तू तेरा काम करना और मुझे करने देना, क्यों तू उंगली कर रहा है मेरे साथ भाई। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि जो इनकी टीचर होती है सीलिया वो भी 5 साल बड़ी हो चुकी होती है, क्योंकि उसके लिए टाइम रुकने वाला है नहीं। तो वो बोलती है रियो तुमने बहुत अच्छा काम किया, अगर तुम इस एग्जीबिशन मैच में अच्छा परफॉर्म करोगे तो कोई ना कोई नाइट तुम्हें रिक्रूट कर लेगा और तुम्हारी लाइफ तो सेट हो जाएगी। तभी वो कहते हैं मुझे रिक्रूट नहीं होना क्योंकि ये मेरा सपना नहीं है। तो वो बोलती है तो तुम्हारा सपना क्या है। वो कहता है कि मेरा सपना क्या है, ऐसा बोल के 2 सेकंड पॉज लेता है। यहाँ पे वो याद करता है कि उसका मेन गोल ये है कि उसको उसकी मॉम का रिवेंज
लेना है, लेकिन वो ये चीज तो सीलिया को बोल नहीं सकता। तो वो कहता है कि मैं जाने वाला हूँ एक जर्नी पे जहाँ पे मैं पूरी दुनिया घूमूंगा। ये सुन के हमारी सीलिया टीचर को हल्का सा बुरा लगता है, क्योंकि वो चाहती है कि रियो हमेशा उसके साथ ही रहे और उसके साथ लैब में काम करता रहे। वो कहती है कि प्लीज तुम मेरे साथ ही रहो, और क्यों तुमने तो बहुत अच्छा इसमें तैयारी कर भी लिया, तो तुम और मैं यहाँ पे आराम से काम कर सकते। तो वो कहता है कि हाँ आप बात तो सही कर रही हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी आपकी शादी हो सकती है, क्योंकि आप उस उम्र में आ चुकी हो, और उसके साथ साथ अगर इस टाइम पे मैं आपके साथ रहा तो आपका नाम खराब हो सकता है। लोग कहेंगे भाई ये लड़की इस लड़के के साथ रहती है पूरा टाइम, और आप रॉयल स्टेटस की हो और मैं तो ठहरा छोटा मोटा कॉमनर, तो मेरा और आपका साथ में होना अच्छी बात नहीं है। वो कहता है कि और मुझे भी मेरा गोल है कि मुझे इगुमो सिटी में जाना है, जो कि मेरी मॉम का होमलैंड है, वहां मुझे जाके बहुत सारे बच्चे खुशे काम करने हैं। फिर इसका सीलिया बोलती है क्या तुम ठीक हो, तुम तुम्हारी मॉम के बारे में बात करते करते थोड़े से टेंशन में आ गए थे। तो रियो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर हमें दिखाते कुछ दिन बाद रॉयल एग्जीबिशन वाला टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका होता है, जहां पे रियो एंट्री लेता है और उसके सामने होते हैं उसके पहले ओपोनेंट, जो कि कोई और नहीं ये वही बंदा है चार्ल्स। चार्ल्स कौन है? ये वही बंदा जिसने कुछ साल पहले रियो को बहुत बुरी तरीके से मारा था और उसकी हाथ पैर तोड़ दिए थे, क्योंकि उसको लगा था कि रियो ने चोरी की है। याद है ना कि कैसल के अंदर कैसे इसने रियो को मारा था। चार्ल्स कहता है कि अबे छोटे बच्चे, तुझसे अब तक बदबू आती ही रहती है, तेरे ऊपर किंग ने इतना सारा फेवर किया तो भी तू ठीक नहीं हो सका, और आज तो तू मेरा ओपोनेंट है भाई। याद है ना कुछ समय पहले मैंने तुझे कैसे तोड़ा था, आज वैसे ही मैं तुझे फिर से तोड़ने वाला हूँ। तो रियो कहता है हाँ मुझे पता है आपने मेरी खातिरदारी की थी, तो आज मुझे आप उसको चुकाने का मौका तो दीजिए। ऐसे बोल के ये लोग यहाँ पे रेडी होते हैं अपने फाइट के लिए। रियो अपने नॉर्मल से स्टांस में होता है, जो देख के हमारा ये चार्ल्स कहता है कि है ये कर क्या रहा है। इतने में जो इनका इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है ओए कोई बात नहीं है, फाइट स्टार्ट करो। और वो कहता है कि भाई ये बंदे का स्टांस वैसे अलग है। तभी चार्ल्स बोलता है अबे ओए तू दोनों हाथ से अपने स्वॉर्ड को पकड़ के रखा है चिंटू, तेरे पास शील्ड ही नहीं, तू मेरे अटैक्स रोकेगा कैसे। ऐसे बोल के चार्ल्स आगे बढ़ता है, ऐसे बोल के वो हमला करने के लिए आगे आता है। रियो उसके अटैक को पैरी करता है और जो उसके पास हारुटो की टेक्निक होती है उनसे इसके अटैक को डॉज करके इस बंदे को मारना स्टार्ट करता है। और भाई चार्ल्स जो मार खाता है भाई, इस सीन में मेरे को सेटिस्फैक्शन मिला भाई। वो चार्ल्स को हराता है और चार्ल्स का तलवार उड़ता है और ऐसे ही चार्ल्स हार जाता है। इसके बाद चार्ल्स बोलता है कि नहीं 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 इस बंदे ने चीटिंग किया, मुझे वापस एक रीमैच चाहिए, मुझे रीमैच दो। लेकिन हमारा जो मिस्टर इंस्ट्रक्टर होते हैं वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम हार चुके हो समझे, तो चुपचाप यहाँ से निकलो। फिर हमें दिखाता है कि चार्ल्स यहाँ से निकलता है और वो मस्त रात में बैठ के जूस पी रहा होता है। वो किसी रीज नाम के बंदे के साथ जूस पी रहा होता है, और ये बंदा जो है ये असल में ये एक एम्बेसडर है सामने वाले कंट्री का। तभी रियस कहता है कि उस बंदे की मूवमेंट बहुत इंक्रेडिबल थी, उसने तुमसे अच्छा फाइट किया। तभी चार्ल्स बोलता है नहीं 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 वो बंदे ने हमारी प्रिंसेस को किडनैप किया था वगैरह वगैरह, इसलिए मैं उसे माफ नहीं कर सकता। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि अगले दिन सीलिया वेट कर रही होती है रियो का स्कूल के बाहर की। रियो जैसे ही बाहर निकलेगा तो वो उसको बोलेगी ओए कांग्रेचुलेशंस तुम्हारा फाइट जीत गए याता, ऐसे करके वो उसको कंग्रेट करने वाली होती है। लेकिन वो उसका वेट करती रहती है और हमारा रियो पीछे के रास्ते से कहीं जा रहा होता है। तो ये देखे सीलिया उसका पीछा करती है। जैसे ही वो उसका पीछा करके वहां पहुंचे तो वो देखती है कि भाई हमारे हीरो को एक लड़की अपने प्यार का इजहार कर रही होती है। ये देख के सीलिया का दिल टूटता है भाई। तो सीलिया को कौन संभालेगा? क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप में से कौन रेडी है सीलिया को संभालने के लिए, क्योंकि बेचारी का दिल टूट चुका है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि सीलिया अपने आप को रोक रही होती है कि उसे मालूम नहीं पड़े कि कन्फेशन कैसे गया। वो अपने रूम में जाती है, खुद को शांत कर रही होती है, लेकिन वो खुद को शांत नहीं कर पाती है। उसके दिमाग में ऐसी चीजें घूम रही होती है। फिर वो अगले दिन अपना मैजिक वाला क्लास ले रही होती है, जहां वो बोलती है कि मैं एक तुम लोग का टेस्ट लूंगी। वो बोलती है कि आज मैं तुम लोग को लाइटनिंग वाला मैजिक सिखाऊंगी और तुम्हें तुम्हारे मैजिक को कंट्रोल करना है। तभी हमारा हेकर है भाई, हेकर बोलते हैं अरे ये तो बहुत चिंदी मैजिक है, तो कोई भी कर सकता है मैम, आप हम लोग को ये क्यों सिखा रही हो। और वो कहते हैं और मैम ये गरीब आदमी तो वैसा कर भी नहीं सकता, इसके अंदर तो मैजिक है ही नहीं। तभी हमारी सीलिया बोलती है अरे कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे आओ और हम लोग को लाइटनिंग मैजिक दिखाओ। तो हमारा हेकर है भाई, हेकर आगे बढ़ता है और अपना मैजिक स्टार्ट करता है। वो बोलती है वाओ अच्छा है अब मुझे दिखाने दो। ऐसे बोल के वो अपना मैजिक यूज करते हुए पूरे रूम में अंधेरा करती है कर्टन लगा के, और फिर वो बगैर हिले यहाँ पे हजारों लाइटनिंग मैजिक को कास्ट करते हैं, जो देख के सबकी हवा टाइट होती है। और ये वाला सीन बहुत ही विजुअली स्टनिंग होता है। जरा देखो इस सीन को, क्योंकि सारे के सारे लाइट यहाँ पे आसपास घूम रहे होते हैं और फिर वो सब एक साथ आके टकराते हैं और फट के यहाँ पे बारिश जैसा होता है, लेकिन लाइट का बारिश जो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। तब हमें ये मालूम पड़ता है कि रियो जो है वो मैजिकल स्पेल्स यूज नहीं कर सकता, लेकिन वो मैजिक को देख के उस मैजिक को रेप्लिकेट कर सकता है अपने हाथों से। तो वो यहाँ पे यही कर रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा माना होता है। तभी ये अजीब से बाल वाला बंदा जाता है टीचर के पास और कहता है सीलिया मैडम आपने बहुत अच्छा मैजिक किया आज, तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो हमारा रियो है ये सारी लड़कियों का ध्यान अपने ऊपर लेकर, जरा आप संभालिए इसको। क्या ये अपने आप को सिग्मा मेल समझता है? ऐसा नहीं है, हर लड़की इसके पीछे क्यों पागल है। I mean, हमें देख के मालूम पड़ रहा है कि भाई तुझे बुरा लग रहा है अजीब से बाल वाले बंदे, तो तू यहाँ से निकल जा। तू एक साइड कैरेक्टर है, तो मेन कैरेक्टर का लेवल का अटेंशन मिलने वाला है ही नहीं, तो चुपचाप निकल ना भाई। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे के सारे बच्चे बाहर गए होते हैं जंगल में, जहाँ पे उनको एक आउटडोर एक्टिविटी करनी होती है। इस वक्त जो हमारा हेकर है भाई, हेकर वो इन लोग का लीडर बन के बैठा होता है, क्योंकि उसके पापा की इस जगह पे बहुत चलती है, तो वो यहाँ पे लीडर बनता है। और इनको काम ये होता है कि इनको इस जंगल के बाहर निकलना होता है सूरज के ढलने के पहले तक। तो अब क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होगा वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तभी हमारा जो ये हैकर है भाई, हैकर वो कहता है मेरे पापा की मदद से मैंने यहाँ पे एक सीक्रेट रास्ता निकाल लिया है। उसे
वक्त हमें दिखाते हैं कि ये प्रिंसेस के जैसे बाल वाली बंदी जिसके बाल में रोल बने होते हैं वो कहते हैं कि नहीं 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 ये तो सही नहीं है, हमें अच्छे से सारे के सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए। तभी ये पर्पल बाल वाली बंदी कहती है कि तुम्हें जो करना है तुम करो और हमें जो करना होगा वो हम करेंगे। और तभी जो हमारी अजीब से बाल वाला बंदा होता है वो बोलता है ओए रियो तू तो मजदूर है ना, एक काम करी सारा का सारा सामान उठा। ये देख के जो हमारी पर्पल बाल वाली दूसरी बंदी होती है वो कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ इस सामान उठाने में? तो रियो कहता है नहीं नहीं तुम अपने कोमल हाथों क्यों खराब करोगी, मैं हूं ना, मैं इसे उठा के लेके जा सकता हूँ। फिर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो इनको दिखाई देता है कि इनके सामने बहुत सारे गॉब्लिन्स आते हैं। उसी वक्त हमारा हैकर है भाई, हैकर अपना दिमाग लगाता है और सबको बोलते तुम लोग अपने ऊपर फिजिकल मैजिक यूज करो जिससे तुम लोग को स्ट्रेंथ मिले और तुम्हारा डिफेंस बढ़े। और ये सब सुनने के बाद हमारे सारे के सारे बच्चे लोग जाते हैं और आगे गॉब्लिन्स के ऊपर हमला करते हैं। इनके बीच में एक घमासान युद्ध होता है जिस युद्ध में ऑफ कोर्स बच्चे जीत जाते हैं और वो लोग गॉब्लिन्स को हरा देते हैं। इससे हमें ये बात तो मालूम पड़ेगी भाई जो हमारा मिस्टर हैकर है भाई, हैकर वो इतना बड़ा गधा नहीं है, उसे दिमाग तो है कम से कम कॉम्बैट कैसे करते हैं उसके ऊपर। तभी हमें दिखाते हैं कि जो हमारा रियो होता है उसको फील होता है कि कोई ना कोई उसका पीछा कर रहा है और इसका पीछा कोई और नहीं, इसका पीछा रियस कर रहा होता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा हैकर है भाई, हैकर अपना हैक्स यूज करके सीक्रेट राउट से जा रहा होता है। जैसे वो सीक्रेट रूट से आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि भाई वो तो एक गलत जगह पे आ गए, अभी तो इनके नीचे खाई है, अभी सोचे कि अब हम लोग करें तो करे क्या। तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग उल्टा जाएंगे और यहाँ से निकलेंगे और नॉर्मल रास्ते से निकलने की कोशिश करेंगे। फिर लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग पीछे भी गए तो वो बहुत लंबा टाइम लगेगा, तो हम लोग जाए तो जाए कैसे। यहाँ पे इनका दिमाग चल नहीं रहा होता और ये लोग सोच रहे हैं इनको क्या करना चाहिए। इतने में इनके ऊपर आते हैं ये टॉगी के चेहरे वाले ओगर्स और ये लोग हमला करने के लिए रेडी होते हैं। इनके हाथ में बड़े बड़े स्पीयर होते हैं और इन लोगों ने पता नहीं कौन से मोटे मोटे ब्रेसलेट पहने होते हैं अपने हाथ में जो कि पत्थर के बने होते हैं। लाइक देखो इन लोग को भाई। इसके बाद यहाँ पे ये सब जो भी डॉगी ओगर्स होते हैं ये लोग इनके ऊपर हमला करते हैं, अपने स्पीयर से हर एक के ऊपर हमला करते हैं। तो ये लोग लिटरली हमारे छोटे छोटे बच्चों को हरा रहे होते हैं। तो उसी वक्त जो हमारा ये अजीब से बाल वाला बंदा है उसके पैर पे एक स्पीयर लगता है और उसका बैलेंस खराब होता है। तो वो चलते हुए पीछे जाता है और वो गिरता है हमारी इस प्रिंसेस के ऊपर और प्रिंसेस जिसका नाम फ्लोरा होता है वो यहाँ पे खाई में गिरने लगती है। अब वो खाई में गिर रही है तो उसकी मदद करने कौन आएगा? ऑफ कोर्स हमारा हीरो यहाँ पे आने वाला है। वो फटाक से जंप मारता है और वो हमारी फ्लोरा को बचा के ऊपर फेंक देता है अपना मैजिक यूज करके, लेकिन वो नीचे खाई में गिरने लगता है। फिर हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे ऊपर जो हमारा हैकर है भाई, हैकर वो अपना दिमाग लगा के सब लोग को टीम में लेके आता है और सब लोग मिलकर इन सारे के सारे ओगर्स को हराना शुरू करते हैं। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारा रियो होता है वो अभी तक एकदम सेफ है और वो सेफली नीचे गिरा है। मतलब इसने कौन सा मैजिक यूज किया यहाँ पे मुझे नहीं पता। मीनवाइल यहाँ पे जो हमारा अजीब से बाल वाला बंदा है वो कहता है कि अरे सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे जो हमारा वो रियो था ना उसने मुझे धक्का मारा जिस वजह से मैं इस लड़की में टकरा गया और ये नीचे गिरने लगी। तो इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरे पैर में कुछ नहीं लगा, ये सब तो रियो की गलती है। ऐसा बोल के पूरी स्टोरी को घुमा रहा होता है। तभी हमारी फ्लोरा कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं है, रियो मेरी मदद करने के लिए आगे आया था लेकिन उसमें उसकी कुछ गलती नहीं है, मुझे तो इसके ठोकर लगी इसके लिए मैं नीचे गिरी। तो ये कहता है नहीं नहीं मुझे रियो ने धक्का मारा। तो इससे इनके बीच में अनबन चल रही होती है और रियो ये सब चीज दूर से देख रहा था और वो बोलते हैं भाई ये लोग गए भाड़ में, मुझे इन लोग के इन सब झगड़े में नहीं घुसना है भाई, मैं मेरे रास्ते निकलने वाला हूं, मुझे मेरे अपने काम है। तभी सब लोग बोलते हैं चलो ठीक है भाई, अब वो बंदा गया तो गया, उसको छोड़ो भाई, रात गई बात गई, हम निकलते हैं अपने रास्ते पर, हमें ये मिशन कंप्लीट करना है। उसी वक्त प्रिंसेस कहते हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, मैं मेरे मसीहा के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी, उसने मेरी जान बची और मैं उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, प्लीज मेरे साथ चलिए। और तभी ये लोग यहाँ पे प्रिंसेस को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, बोलते प्रिंसेस आप हमारे साथ चलेगी। उतने में इनको सुनाई देता है कि इनके तरफ कोई तो भी आ रहा है और यहाँ पे आता है ये बड़ा सा बुल वाला मिनेटोर। ये यहाँ पे आके इनके ऊपर हमला करने के लिए आ गया था। तभी ये पर्पल बाल वाली बंदी रेडी होती है अपने मैजिक को लेके इसके ऊपर हमला करने के लिए, बट ये मिनेटोर इसके अटैक को पैरी करके दूर मारता है। उसी वक्त हमारा हैकर है भाई, हैकर बोलते हैं अब हम करें तो करें क्या। वो यहाँ पे सब लोग को अपने कमांड दे रहा होता है, सबको बोलते तुम लोग अपने ऊपर डिफेंसिव पोजीशन में लेके आओ, खुद के ऊपर स्पेल डालो, ये करो वो करो। सब लोग ऐसे इसकी बात सुन के इस मिनेटोर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये मिनेटोर इन लोग को धक्का मार मार के दूर फेंकता है, जैसे कि इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस मिनेटोर को, चाहे यहाँ का फाइनल बॉस है शायद से। उसके बाद यहाँ पे बाकी लोग बोलते भाई ये इससे लड़ना हम लोग के बस की बात नहीं, तो अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी हमारा हैकर है भाई, हैकर सबको बोलते भाई यहाँ से चुपचाप निकलो क्योंकि ये बंदे से हम नहीं लड़ सकते। ऐसे बोल के सब लोग यहाँ से निकलते हैं और जो हमारी गर्ल्स होती है उनको भी लगता है शायद से प्रिंसेस भी यहाँ से भाग चुकी है, तो वो लोग भी यहाँ से निकल रहे होते हैं। लेकिन हमारी प्रिंसेस बहुत ही कोमल दिल की होती है, मतलब मैं क्या बताऊं आप लोग को, ढक्कन भी है ये पीछे रुक गई थी क्योंकि इसको एक इंजर्ड बच्चे को हीलिंग स्पेल यूज करना। तो अभी आप लोग मुझे ये बताओ कि इसने यहाँ पे अच्छा काम किया, ठीक है ये एक बच्चे की जान बचे, लेकिन अब इसकी खुद की जान खतरे में आ गई है, तो अब क्या होने वाला है चलिए देखते हैं। तभी वो मिनेटोर यहाँ पे आता है और हमारी मिस प्रिंसेस के ऊपर हमला करने के लिए आगे आता है। वो उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि इतने में यहाँ पे रियो आता है और वो इस मिनेटोर का हाथ काट देता है भाई। इसके बाद वो हमारी मिस प्रिंसेस से कहता है प्रिंसेस तुम यहाँ से भाग के जाओ, इस मॉन्स्टर को मैं संभालूंगा। ऐसा बोल के वो यहाँ से भागने लगता है और तभी प्रिंसेस भी यहाँ से भाग लेती है। उसके बाद हमारा हीरो लिटरली इस मॉन्स्टर के साथ लड़ना स्टार्ट करता है और इनके बीच में जो एपिक बैटल होता है भाई, ये इसके सारे के सारे अटैक को पैरी कर रहा होता है, उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है और लिटरली मिनेटोर यहाँ पे थक चुका होता है। फिर कुछ सेकंड बाद हमारा हीरो इस मॉन्स्टर को थका देता है और जैसे ये थकता है वैसे रियो आगे बढ़ता है और इसका मुंडा उड़ा देता है। आई मीन भाई ये बंदे को हेड मारना बहुत पसंद है। इतने में यहाँ पे गर्ल्स आती है और वो लोग बोलती प्रिंसेस क्या आप ठीक हो। वो लोग प्रिंसेस से बात करने में बिजी होते हैं, जिसके बीच में हमारा हीरो यहाँ से सरक लेता है चुपचाप शांति से और ये सब चीज रियस दूर से देख रहा होता है। वो कहता है भाई
ये बंदे में बहुत ताकत है, ये मेरे काम में आने ही वाला है। वो कहता है ये बंदा डेफिनेटली यागुमो के पीढ़ी से ही बिलोंग करता है, ये उसका कोई ना कोई बेटा या कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली है, क्योंकि इसके बाल भी ब्लैक है और इसकी आंखें भी वैसी ही यागुमो जैसी दिख रही है। इसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि स्कूल में सब लोग को मालूम पड़ चुका होता है कि जो हमारा रियो है वो यहाँ से गायब हो चुका है। तो यहाँ पे जो हमारा मिस्टर अजीब से बाल वाला बंदा है वो उसके डैड को लेके आया होता है हेडमास्टर से बात करने के लिए, और ये सब चीज हमारी सीलिया दूर से सुन रही होती है। यहाँ पे हेडमास्टर बोलता है कि हाँ मुझे पता चल चुका है कि ये सब अजीब से बाल वाले बंदे के वैसे ही हुआ है और रियो उसके वैसे गायब हुआ, लेकिन हम लोग नोबल्स लोग के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते क्योंकि उसके वजह से हमारी कंट्री और हमारे स्कूल का नाम खराब होगा। तो हमें इस मामले को दबा के रखना पड़ेगा और हमें सारा का सारा इल्जाम रियो के ऊपर लगाना पड़ेगा। ये सब चीज जब सीलिया सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है। इसके बाद हमारी सीलिया यहाँ पे शांति से बैठी होती है और रियो का इंतजार कर रही होती है कि क्या रियो के बारे में उससे कुछ खबर मिलेगी, लेकिन तभी रियो यहाँ पे आता है अजीब से हुडी में और वो कहता है कि सीलिया तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें थैंक यू बोलूंगा, तुम्हारे वजह से मैं स्कूल में पढ़ पाया और मेरा ये सब कुछ हो पाया, तो थैंक यू सो मच। तुम एक टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हमेशा एक एक चिट्ठी लिखता रहूंगा ताकि तुम मेरी चिट्ठी पढ़ सको, और उसमें नाम रियो नहीं हारुतो होगा। उसके बाद वो लोग एक दूसरे को हक करते हैं और तभी सीलिया बोलती है प्लीज तुम मेरे लिए लेटर लिखते रहना क्योंकि मैं उनका वेट करती रहूंगी। ऐसा बोल के यहाँ से रियो निकल लेता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी सीलिया सोच रही होती है कैसे उसने इतना सारा टाइम स्पेंड किया है इसके साथ, अब उसकी जिंदगी कैसे चलेगी वगैरह वगैरह, और रियो यहाँ से निकल चुका होता है और वो एक बार देख रहा होता है इस बिल्डिंग के पास में क्योंकि अब वो जाने वाला है यागुमो वाली सिटी के अंदर। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे जो गस्तेव होता है वो गया होता है एक बीस्ट वाले बंदे के रूम के अंदर और उसे केज में जाकर बोलता है ओए ये कपड़ा सूंघ। ये रियो नाम के बंदे गए थे को इस कपड़े को सूंघना है, इसके सेंट को अपने दिमाग में रखना है और जाके इस बंदे को मारना है। अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे वो चीज दूंगा जिसकी तुझे कब से इंतजार है, समझी ना बीस्ट लड़की। ये सुन के वो लड़की कहती है ठीक है मैं ऐसा कर लूंगी, और उसका नाम होता है लैटिफा। फिर हमें दिखाते हैं कि रियो यहाँ पे हवा में उड़ते उड़ते जा रहा होता है और वो 3 दिन में एक नई वाली सिटी के अंदर घुस चुका होता है जो कि एक मार्केट वाली सिटी होती है। इसका नाम एमेंड होता है। यहाँ पे अब तक इसके वांटेड पोस्टर नहीं आए होते तो ये आराम से यहाँ पे सारा का सारा खाना वाना लेता है और यहाँ पे घूम रहा होता है। तभी मैंने नोटिस किया कि इसके पीछे एक येलो बाल वाली बंदी इसका पीछा करी जो कि डेफिनेटली लातिफा की तरह दिख रही होती है। रियो तक को ये मालूम पड़ता है तो वो कहता है शायद ऐसी मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ हो नहीं रहा होगा। ऐसा बोल के वो इस चीज को नोटिस नहीं करता और यहाँ से आगे निकलता है। यहाँ पे वो जा रहा होता है कि तभी उसको एक रैंडम अंकल रोकते हैं, बोलते हैं बेटा यहाँ पे मेरा पास्ता ट्राई करो। तो यहाँ पे वो आता है नूडल्स और पास्ता खाता है और उसको तब ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पे इसको एक अननेचुरल डीटी ने इस पास्ता के बारे में बताया था और उन्होंने उसको बोला कि पास्ता बनाओ और लोगों को बेचो। इसके बाद वो अंकल उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पे सामने मर्चेंट गिल्ड में जा सकते हो और वहाँ पे तुम्हें काम वाम मिल सकता है। तो हमारा रियो इस गिल्ड में जाता है और वहाँ पे उसको एक ब्लू बाल वाली बंदी दिखती है। वो इसको खाना वाना लेने में हेल्प करती है और वो नोटिस करती है कि हमारे एक मेन कैरेक्टर के बाल ब्लैक होते हैं। इसके बाद वो यहाँ पे हमारे रियो का सामान उसके रूम में लाके रखती है और वो देखती है कि रियो यहाँ पे चाय पी रहा होता है। तभी हमें ये दिखाती है रियो एक लेटर लिख रहा होता है सीलिया को। उसने उस लेटर के अंदर ये लिखा होता है कि अभी उसका लास्ट लेटर होने वाला है और इसके बाद वो मोस्टली सीलिया को लेटर नहीं लिख पाए क्योंकि वो अगर इस सिटी के बाहर एक बार निकल गया तो लेटर लिखना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है उसके लिए। ऐसा बोल के वो यहाँ से निकलता है, इन लोग को हाय बाय बोलकर अपने लेटर के ऊपर स्टैंप लगा के निकल लेता है। मीनवाइल यहाँ पे रियो इस सिटी से निकलता है और वो अपने रास्ते भाग भाग के जा रहा होता है। जहाँ पे वो जंगल में निकलता है तो उसे ये दिखता है कि उसके सामने कोई तो भी इंसान जमीन पे गिरा हुआ है, तो वो इस इंसान का हेल्प करने के लिए आगे जाता है। लेकिन उसी वक्त ये बंदा या बंदी जो होती है वो हमारे कैरेक्टर के ऊपर पॉइजन नीडल से हमला करती है और वो इसको सुई चुभाने लगती है। तो अब जब हमारे हीरो के ऊपर पॉइजन वाले नीडल्स लग चुके हैं और ये लड़की उसके सामने खड़ी हो चुकी है तो अब वो करेगा क्या, क्योंकि उसकी विजन भी एकदम से ब्लरी हो चुकी है। उसके बाद ये जो हमारी बीस्ट गर्ल है वो अपने जेब में से एक चक्कू निकालती है और वो आगे बढ़ती है हमारे हीरो के ऊपर हमला करने के लिए और वो हमारे हीरो को मारने ही वाली होती है कि उतने में हमारा हीरो उसके अटैक को डॉज करना शुरू करता है। वो उसके मल्टीपल अटैक्स को डॉज करता रहता है और ये देख के हमारी कैट गर्ल कहती है कि ये बंदे में अभी भी इतना स्ट्रेंथ कैसे है, मैं लिटरली इसको मारने के लिए आई हूँ और इसके अभी भी इतना स्ट्रेंथ बचा है, मैंने इसमें पॉइजन मारा तो भी इतना बच कैसे रख रहा है। तो फिर ये देख के वो बंदी अपने ऊपर मैजिक यूज करती है जिससे उसका अटैक और डिफेंस इंक्रीज होता है। लेकिन हमारा हीरो बोलता है कि बस भाई अब बहुत हो गया। ऐसा बोल के वो अपने ऊपर मैजिक कास्ट करता है और वो फटाफट गॉड स्पीड से आगे बढ़ के इस लड़की के ऊपर हमला करता है और फिर वो अपने स्वॉर्ड को अपने जेब में रखता है और अपने हाथों से इसके ऊपर हमला करता है क्योंकि वो देखता है कि बंदी अपने छोटे वाले चाकू यूज कर रही है तो उसको इसको हर्ट नहीं करना। तो फिर वो इस कैट गर्ल के ऊपर हमला करता है, उसको पकड़ के जमीन पे गिराता है और उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और बोलता है अब तू बस कर, तू मेरे ऊपर और हमला नहीं करेगी। इसके बाद हमारा रियो बोलता है कि अब मैं तुमसे कुछ बात करने वाला, लेकिन ये बंदी उससे बात करने के लिए रेडी होती ही नहीं है। तो हमारा हीरो उसके ऊपर स्लीपिंग वाला मैजिक यूज करता है और उसको सुला देता है। इसके बाद वो देखता है कि इस बंदी के गले में एक स्लेव वाला कॉलर होता है तो बोलता है कि इस कॉलर को मुझे निकालना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो अपना मैजिकल स्पेल यूज करता है और इसके गले से वो कॉलर निकालता है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि जो ये लड़की है ये असल में हमारे हारूटा के साथ सेम बस में बैठी हुई थी, तो ये भी उसी वक्त वहां पे अपनी दुनिया में खत्म होकर इस दुनिया में इसेकाई हुई है। हमें एक और चीज मालूम पड़ता है यहाँ पे कि उस एक्सीडेंट में जितने भी लोग खत्म हुए थे वो सब के सब लोग इस दुनिया में रीइंकार्नेट हो चुके हैं और अब वो लोग इस दुनिया में क्या क्या रोल ले रहे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमें मालूम पड़ जाएगा। इसके बाद हमें ये तक मालूम पड़ता है कि जो ये हमारी कैट गर्ल है ये असल में किसकी स्लेव है, ये वो अजीब से बाल वाले बंदे की स्लेव है और ये बंदा बड़ा ही अजीब है। ये बोलता है कि तुम मुझे आज से अपना बड़ा भाई बोलोगे, समझी कि नहीं, तुम आज से मुझे ओनी सामा बोलोगी। तो ये देख के ये हमारी छोटी बंदी जिसका नाम लैटिफा होता है वो कहती है कि
मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन उसे अपनी जान बचाने के लिए उसे ओनिसामा बोलना पड़ता है, क्योंकि जब जब वो उसकी बात नहीं मानती तब तब उसके ऊपर स्लेव कॉलर काम करता है और उसको बहुत सारा दर्द होता है और उसके ऊपर बहुत बेकार बेकार पनिशमेंट होता है। जब वो उठती है तो वो देखती है कि भाई उसके सामने रियो अभी भी खड़ा है, तो वो डर जाती है। वो कहती है कि क्या क्या तुम मुझे मारने वाले हो? तभी हमारा रियो उससे कुछ नहीं कहता। तभी वो नोटिस करती है कि उसके आसपास जो उसके गले में स्लेव वाला कॉलर था और उसका जो भी सामान था वो सब यहाँ से गायब हो चुका है। तो वो रोती है और बोलती है थैंक यू सो मच कि आपने मेरे गले से मेरा स्लेव वाला कॉलर निकाल दिया, थैंक यू सो मच, आपने मेरी जिंदगी बचा ली है। ऐसे वो खुश हो जाती है यहाँ पे। इसके बाद हमारा हीरो उससे सवाल जवाब करता है और उसको ये मालूम पड़ता है कि उसके ऊपर जिसने हमला करा है वो अजीब से बाल वाला बंदा है, और उसको ये तक मालूम पड़ता है कि अब ये बंदी इसके ऊपर हमला नहीं करेगी। तो वो बोलता है फॉक्सगर्ल तुम यहाँ से जा सकती हो। ऐसा बोल के वो अपने चाकू से उसकी रस्सी काटता है और उसको फ्री कर देता है। वो कहता है कि तुम एक काम करो, तुम यहाँ से ईस्ट वाले जगह पे जाओ, क्योंकि वहाँ पे तुम जैसे डेमी ह्यूमंस के ऊपर कोई भी हमला नहीं करेगा। यहाँ पे अगर तुम रही तो तुम लोग को यहाँ पे किडनैप कर सकते हैं, इसलिए तुम यहाँ से बच के वहाँ निकल जाओ। रियो बोलता है कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा पीछा मत करना। लेकिन हमारी जो ये वुल्फ गर्ल होती है वो हमारे रियो का पीछा करना शुरू करती है। इसके बाद हमारा हीरो कहता है कि ओए सुन, मैंने तेरी जान इसीलिए नहीं बचाई थी क्योंकि मुझे तुझ पे तरस आया था। मैंने तेरी जान इसीलिए बचाई क्योंकि मुझे मेरे लिए और कोई ट्रबल नहीं चाहिए, ठीक है? तुमने मेरे ऊपर हमला किया इसलिए मैं तुम्हें कभी ट्रस्ट नहीं कर सकता, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। तो ये देख के हमारी वुल्फ गर्ल रोने लगती है, कहती प्लीज आप मुझे अकेला मत छोड़ो, अगर आप चाहो तो आप मेरे को ट्रस्ट करने के लिए मैं अपने गले में ये स्लेव वाला कॉलर लगा देती हूँ आपके नाम से, तो मैं आपकी स्लेव बन जाऊंगी, मुझे पता है कि आप मुझे कभी हार्म नहीं करोगे। तो ये सब सुन के हमारा हीरो कहता है इसकी जरूरत नहीं है। वो कहती है कि मुझे स्लेव बनना बिल्कुल पसंद है, लेकिन मुझे अकेला बिल्कुल नहीं रहना, प्लीज मुझे आपके साथ रहने दीजिए, मुझे आप पे बहुत भरोसा है बड़े भाई। तभी वो कहता है कि ठीक है तुम मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारा ये स्लेव वाला कॉलर फेंकना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम कभी स्लेव बनो। इसके बाद हमारा हीरो उसको एक सैंडविच खिलाता है, जो सैंडविच खा के वो रोने लगती है, कहती है कि ये खाना मैं कितने टाइम बाद खा रही हूँ, अब तक मुझे बहुत बेकार बेकार खाना खाना पड़ा था, प्लीज मुझे बड़े भाई मेरा ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। और हमारा हीरो कहता है तुम आराम से खाना खाओ, ये तुमसे कोई भी छीन के नहीं लेके जाने वाला है, तुम इसे आराम से खा सकती हो। फिर हमें दिखाते हैं कि हमारे हीरोज ऐसे ही यहाँ से वहाँ घूम रहे होते हैं रात दिन रात, और फिर वो हमको ये मालूम पड़ता है कि मीनवाइल जो हमारी सीलिया होती है उसको रियो का लेटर मिल जाता है। वो उसका लेटर पढ़ती है और बहुत खुश होती है और सैड भी होती है कि आजकल उसको वापस से रियो से कोई मैसेज नहीं मिल रहा है, लेकिन वो खुश होती है कि रियो अभी भी जिंदा है और वो अपनी जिंदगी आराम से जी रहा है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक दिन रात को कैंप करते करते हमारे हीरो को ये मालूम पड़ता है कि जो हमारी वुल्फ गर्ल है उसको नूडल्स के बारे में पता है और वो आराम से खा भी सकती है नूडल्स को नॉर्मली। तो उसको समझ आता है कि शायद से ये बंदी जापान से ही आई या क्या तो ह्यूमन वाले वर्ल्ड से आई, मतलब अर्थ से आई है ये। तो वो उससे कुछ सवाल जवाब करने की सोच रहा होता है। इसके बाद जब रात को वो सो रहा होता है तो उसके पीछे ही हमारी ये फॉक्स गर्ल सो रही होती है, तो वो रात को सुनता है उसके मुंह से कि उसको वापस से अपने घर जाना है टोक्यो में, और ये सुन के वो समझ जाता है कि कोई सपना देख रही है और वो डेफिनेटली जापान की है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जब सुबह होती है तो हमारी ये वुल्फ गर्ल हमारे रियो को घूर रही होती है, तभी उसको स्ट्राइक होता है कि उस जिस बंदे को देख रही है वो बंदा डेफिनेटली उस बस वाले बंदे की तरह दिख रहा है। फिर जैसे ही हमारा हीरो उठता है तो वो कहती है क्या मैं तुम्हें आज से बड़ा भाई बोल सकती हूँ? तो रियो कहता है हाँ तुम मुझे बोल सकती हो बड़ा भाई। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारे हीरोज यहाँ पे अपनी जर्नी पे निकले रहते हैं, जहाँ पे वो लोग सुनसान एरिया में, वीरान एरिया में, वॉल्केनो वाली एरिया में, ड्रैगन के एरिया में लड़ लड़ के आगे बढ़ रहे होते हैं। कहाँ कहाँ बर्फ गिरी होती है, बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है। और ऐसे जब ये लोग इनके जर्नी पे बढ़ रहे होते हैं तभी रियो को दिखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा सा ट्री होता है जो कि लिटरली अर्ड ट्री की तरह दिखता है एल्डन रिंग में से। तब वो बोलता है कि क्या तुम्हें वो वाला पेड़ दिख रहा है? तो हमारी फॉक्स गर्ल बोलती है नहीं मुझे वो पेड़ नहीं दिख रहा। तो ये देखने के बाद वो समझ जाता है कि शायद से ये वाला जो पेड़ है वो डेफिनेटली लोगों के नॉर्मल आंखों से छुपाया जा रहा है और मैजिक से छुपाया गया। तो वो बोलता है कि अभी हमें इसी पेड़ के पास जाना पड़ेगा। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो जाता है अपने कैंपिंग स्पॉट पे जहाँ पे वो कैंप कर रहा होता है। मीनवाइल हमारी वुल्फ गर्ल यहाँ पे सो रही होती है, तो वो अपना मैजिक यूज करके वुल्फ गर्ल के सारे खराब सपनों को उसके दिमाग से निकाल देता है और उसको आराम से सोने देता है। तभी वो अपने पीछे घूम के देखता है तो वो देखता है कि बड़ा सा भेड़िया उसके पीछे बैठा हुआ है। तो वो बोलता है बड़ा सा भेड़िया क्या है? वो बोलता है कि भाई मैं हूँ लाइट मैन। ऐसा बोल के वो भेड़िया अपने अंदर से लाइट निकालता है और इतनी रोशनी होती है कि कुछ दिखता ही नहीं है। और तभी हमें दिखाते कि उसके आसपास 4 डेमी ह्यूमंस आ चुके होते हैं। एक होती है हमारी फ्लाइंग गर्ल जिसके पीछे होती है एक बनी के बाल वाली बंदी, एक रेड गर्ल जो कि लिटरली चार्मेंदर की तरह दिख रही है यहाँ पे, और फिर एक येलो बाल वाली एल्फ। ऑफ कोर्स एल्फ का होना जरूरी है। तभी हमें दिखाते कि सारी की सारी गर्ल्स हमारे रियो के ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो रही होती है। तभी जो हमारी रैबिट गर्ल होती है वो बोलती है कि हमें इसकी बात सुननी चाहिए। तो वो लोग कहते नहीं हम इसकी बात नहीं सुनेंगे। इतने में उन्हें दिखता है कि भाई इसके टेंट के अंदर एक वुल्फ गर्ल पहले से ही बंद है। तो इनको लगता है कि शायद इसने उस वुल्फ गर्ल को किडनैप किया और इसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। तभी इतने में हमारी ये पंखों वाली बंदी भाग जाती है और हमारे रियो के ऊपर हमला करना शुरू करती है। कहती है कि तुमने हमारे फैमिली मेंबर के ऊपर हमला किया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद रियो इसके अटैक को पैरी कर रहा होता है कि इतने में रेड गर्ल जाती है इसके पीछे और वो एक अर्थ स्पेल यूज करके हमारे हीरो के पैर को जमा देती है वहीं पे। और इसके साथ हमारा हीरो इसके अटैक को भले ही डॉज कर पा रहा होगा लेकिन वो इसके अटैक को अभी पैरी करते करते थक चुका है। इसके बाद हमारी उड़ने वाली बंदी उसके ऊपर एक लाइटनिंग अटैक करती है और इसको बेहोश कर देती है। जब वो बेहोश हो चुका होता है तो वो वापस से उसी रेड बाल वाली बंदी को देखता है अपने सपने में और वो उससे कहती है कि हमारा टाइम एक साथ बहुत कम है लेकिन तुम्हें मेरी याद बाद में आएगी और हम लोग वापस से स्ट्रांग बनेंगे। इसके बाद हमारा रियो अपने सपनों से उठता है। हमें दिखाते हैं कि उसके हाथ पैर को ये लोगों ने बेड़ियों से बंद रखा होता है। इतने में हमारी वुल्फ गर्ल यहाँ पे भाग भाग के आती है और हमारे हीरो को हक करती है। इतने में वो घूम के जाती है इन चारों लड़कियों के ऊपर, उनको बोले तुम लोगों ने ये क्या किया? तुम लोगों ने मेरे भाई के ऊपर हमला किया, ये मेरा भाई है और ये मेरे साथ
कुछ खराब चीज नहीं कर रहा था। ऐसे बोल के इन चारों के ऊपर गुस्सा हो रही होती है कि इतने में यहाँ पे एक बूढ़ी आंटी आती है और वो कहती है बेटियों रुक जाओ, और वो रियो से सॉरी कहती है। ये देख के सारी की सारी लड़कियां भी रियो के पास जाती है और उसको सॉरी बोल के अपना सर जमीन पे रखती है। फिर इसके बाद हमारी जो बूढ़ी आंटी होती है वो कहती है कि वो इन सबको पनिशमेंट देगी और फिर जाके हमारी एल्फ गर्ल हमारे हीरो का हाथ खोल देती है सारे के सारे बेड़ियों से। और फिर उसके बाद हमारी बूढ़ी आंटी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हमारे विलेज के जो एल्डर थे वो लोग तुम्हें अपोलोजाइज करेंगे और वो तुम लोग को एक स्पेशल चीज भी देंगे तुम्हें इतनी तकलीफ देने के लिए। फिर वो लोग कहते हैं कि अभी आज के तुम इस रूम में आराम से सो जाओ और अभी कल हम तुम्हें एल्डर्स के पास लेके जाएंगे। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि अगले दिन पे हमारी बूढ़ी आंटी रियो को लेके जा रही होती है एल्डर से मिलवाने के लिए। तभी जब वो जा रहा होता है तो वो कहता है कि बड़ा सा ट्री क्या है, तो वो कहते हैं ये है माइटी स्पिरिट ट्री और इसके अंदर डीएस नाम का एक एंटिटी रहता है। ये ट्री को सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी हो। तो क्या ये एक ब्लीच का रेफरेंस है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता कि इचिगो ये ट्री को देख पाएगा। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि जैसे रियो यहाँ पे इस आंटी के साथ ऊपर पहुंचता है उस जगह के, तो यहाँ पे दो एल्फ होते हैं। एक एल्फ होता है और एक ड्वार्फ होता है, ये दोनों भी एल्डर्स होते हैं। इसके बाद वो लोग इसको कहते हैं कि हम तुमसे माफी मांगते हैं कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ इतना बेकार बर्ताव किया और उसके साथ साथ हम तुम्हें थैंक यू कहते हैं कि तुमने हमारी ही फैमिली मेंबर को बचाया है जो कि वो तुम्हारी वुल्फ गर्ल है। तो वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं हम तुम्हें एक गिफ्ट देंगे जो कि हम लोग तुम्हें दे सकते हैं, तो तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग अपने साथ उस वुल्फ गर्ल को रखो और उसको संभाल कर रखो क्योंकि वो इस विलेज में अच्छे से रह सकती है। लेकिन एक प्रॉब्लम और है कि वो मुझसे बहुत अटैच हो चुकी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कुछ समय के लिए मुझे भी यहाँ पे रुकने का मौका दे दीजिए ताकि मैं धीरे धीरे अपने आप को उससे डिटैच कर सकूं। ये सुन के यहाँ के एल्डर्स कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तभी हमारे ड्वार्फ मैन कहते हैं कि अरे रियो तुम चाहो तो तुम यहाँ के किसी भी बंदे से शादी कर सकते हो, हम तुम्हें प्रॉपर परमिशन देते हैं। इसके बाद रियो कहता है कि मुझे एक और रिक्वेस्ट है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे स्पिरिचुअल आर्ट सिखाइए और आपके जो भी सीक्रेट टेक्निक्स जो मेरे कभी ना कभी जिंदगी में काम आएंगे उन सबको आप मुझे सिखाइए। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारे रियो के पीछे एक ग्रीन लाइट आती है जिसके अंदर ड्रायस वाली वो स्पिरिट होती है। इसको यहाँ पे देख के सब लोग टेंशन में आते हैं कि भाई ये स्पिरिट अपने आप यहाँ पे कैसे आ गई, ये तो इनकी डीटी और एंटिटी मतलब इनके लिए भगवान जैसी है। ये स्पिरिट यहाँ पे आती है, रियो को देखती है और कहती है हाँ तुम्हारे अंदर से तो मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि तुम्हारे अंदर एक स्पिरिट छुपी हुई है जो कि बहुत पावरफुल है और वो तुम्हें मैजिक यूज करने से रोक भी रहा है। वो कहती है कि मुझे तुम्हें अच्छे से देखने दो। ऐसा बोल के वो हमारे हीरो को पकड़ती है और वो जब उसको अच्छे से चेक करती है तो वो कहती है तुम्हारे अंदर जो वो स्पिरिट है वो एक ह्यूमन शेप का स्पिरिट है और ये स्पिरिट हजारों साल पहले खत्म हो चुका था डिवाइन वॉर में, तो ये स्पिरिट तुम्हारे अंदर कैसे आया। वो कहती है कि ये सब स्पिरिट्स को सेकंड क्लास स्पिरिट कहते हैं जो कि बहुत रेयर है। वो कहती है कि सेम स्पिरिट मेरे अंदर भी है। तो ये सुन के बाकी जितने भी एल्डर यहाँ पे थे वो बोलते हैं अरे भाई ये बंदा हमारे लिटरली गॉड के लेवल का है तो हमें इसको थोड़ा अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, है ना। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारी जो एल्फ गर्ल होती है वो रियो को लेके जाती है उसके नए घर पे जहाँ पे बाकी सारी की सारी गर्ल्स उसका वेट कर रही होती है। यहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है कि इस विलेज में एक चावल के जैसा खाना भी है जो कि यागुमोरी ट्रेडिशन से बना हुआ है। तो रियो इसको आराम से खाता है क्योंकि उसको चावल बहुत पसंद होते हैं। उसको ये तक मालूम पड़ता है कि जितनी भी गर्ल्स यहाँ पे वो सब की सब इसके साथ रहने वाली है। भाई क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे बूढ़ी आंटी आती है और कहती है हमने ये डिसीजन इसीलिए लिया था ताकि जो तुम्हारी वुल्फ गर्ल है वो तुम्हारे अलावा और लोग के साथ भी बॉन्ड कर सके और लोग से भी बातें कर सके, बस यही रीजन है और कुछ नहीं, ठीक है। ऑफ कोर्स भाई हमारे मेन कैरेक्टर को लड़कियां जो मिल रही है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि रियो यहाँ पे बैठ के बहुत सारी चीजें सीख रहा होता है। वो हमारे डॉफ अंकल के साथ ब्लैकस्मिथ वाला काम सीख रहा होता है, लड़कियों के साथ जाके मछली पकड़ना सीख रहा होता है, वो यहाँ पे अपनी मस्त जिंदगी जी रहा होता है। वो अपने पैरों से सामान को कचल रहा होता है और बहुत कुछ कर रहा होता है। ऐसी बहुत सारा टाइम बीत चुका होता है और तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि अभी ग्रैंड स्पिरिट फेस्टिवल शुरू होने वाला है और ये वाला फेस्टिवल इसीलिए होता है क्योंकि ये लोग वर्ल्ड ट्री को ऑनर कर रहे होते हैं। रियो भी यहाँ पे आया होता है इस सेलिब्रेशन में पार्ट लेने के लिए। मीनवाइल यहाँ पे रूस जाता है एक अननोन एडवेंचरर के साथ जो कौन है किसी को नहीं पता। उसको वो एक अंधेरी गुफा में लेके जाता है और बोलते हैं एक काम कर, इसके अंदर एक मिस्टीरियस अंडा है जिसको तुझे लेके आना है और उसको तू लेके आएगा तो तुझे मैं बहुत कुछ देने वाला हूँ चीजें। तो ये सुन के वो एडवेंचरर बोलता है ठीक है सर मैं ले लूंगा। वो कहता है कि अगर तुम इसको लेके आए तो इसके वजह से हमारा मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। हमें ये तक दिखाते हैं कि लोग इसके अंदर जाते हैं और वो एग को लेके यहाँ से निकलते हैं और ये लोग एक अजीब से चिड़िया के ऊपर बैठ के यहाँ से उड़ रहे होते हैं। तभी इनके पीछे एक खतरनाक मॉन्स्टर जैसी चिड़िया भी आती है जिसको ये लोग इसके हमें नहीं दिखाते। अब हमें ये मालूम पड़ा कि एक पूरा साल बीत चुका जब से रियो इस गांव में रह रहा है। फिर इन लोग को एक साल होने के बाद जो यहाँ की लेडी ड्रायस होती है वो इन दोनों को एक एक किस देती है जो कि इनके फोरहेड पे होता है। अब इस किस के साथ ये लोग इस एरिया के प्रॉपर सिटीजन बन चुके हैं। अब ये लोग यहाँ पे आराम से रह सकते हैं, मतलब इनका आधार कार्ड बन सकता है, पैन कार्ड बन सकता है और तो और वोटर आईडी भी बन सकता है यहाँ पे। इसके बाद हमारे जो मिस्टर डॉफ अंकल होते हैं वो बोलते हैं भाई ये तो पार्टी करने की बात है। ऐसा बोल के हमें ये दिखाते कि रात के टाइम पे सब लोग बस पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं, मेले में घूम रहे होते और बहुत मजे कर रहे होते हैं। इसके बाद सारी की सारी गर्ल्स जाती है और हमारे हीरो को हक करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम हम लोग से इतना दूर दूर क्यों रहते हो, बस तुम तुम्हारी इस वुल्फ गर्ल के साथ ही साथ में रहते हो, हम लोग को तो तुम दूर भगाते रहते हो। भाई मतलब ये बंदे को इतनी लड़कियां क्यों मिल रही है भाई। तभी ये लोग कहते हैं कि हमें भी तुम्हारे साथ क्लोज बनना है, हम तुम्हें तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड नहीं है क्या, हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। ऐसे कह के ये सब गर्ल्स इससे चिपक रही होती है। वो कहता है कि हाँ तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, तुम सबके सब मेरे दोस्त हो। तो ये सुन के सारी सारी गर्ल्स खुश होती है और वो यहाँ से निकल लेती है। मीनवेल इसके बाद रियो आगे बढ़ता है और वो हमारी बूढ़ी आंटी से
बात करता है और कहता है कि आंटी मुझे यहाँ से निकलना है और मैं ये गाँव छोड़ने वाला हूँ। वो इन लड़कियों को धोखा दे रहा है भाई। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया था कि यहाँ पे हमारा जो मिस्टर रूस अंकल होते हैं वो उसके अजीब से एडवेंचरर के साथ इसी गांव में के आसपास उतरते हैं कहीं पे, और वो जंगल में उतरे कहते हैं एक काम कर, तू ये लाल कलर का हाजमोले का गोली खा ले, ये खा के तुझे बहुत ताकत मिलेगा और तू ये एरिया पे ध्यान दे। ऐसा वो उसको गोली खिलाते हैं, वो गोली खाता है हाजमोले की और यहाँ से रूस निकलता है उड़ते उड़ते। जैसे वो ऊपर जाता है तो वो देखता है कि उसके पीछे बहुत सारे ड्रैगन्स आ रहे होते हैं उड़ते हुए। तो क्या अब ये ड्रैगन्स इससे लड़ने वाले हैं? मुझे नहीं पता। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रियो और ये छोटी लड़की हमारी वुल्फ गर्ल दोनों के दोनों गांव में ऐसे ही चल रहे होते हैं। तभी रियो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें गांव में मजा आ रहा है? तो वो कहती है हाँ मुझे बहुत मजा आ रहा है, यहाँ की सारी गर्ल्स मेरी दोस्त है और तो और हमारी बूढ़ी आंटी मेरा बहुत ध्यान रखती है, लेकिन सबसे बेस्ट चीज ये है कि यहाँ पे तुम हो मेरे साथ मेरे बड़े भाई। तो ये सुन के रियो बोलता है कि हाँ हाँ वो सब तो है, लेकिन तभी वो कहता है कि लेकिन मैं तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा और मुझे यागुमो की तरफ जाना पड़ेगा। ये सुन के हमारी इस वुल्फ गर्ल को बहुत रोना आता है। वो कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तभी वो कहता है कि नहीं तुम मेरे साथ नहीं चल सकती क्योंकि ये रास्ता बहुत खतरनाक होने वाला है और मैं तुम्हारे ऊपर खतरा नहीं देना चाहता हूँ। वो यहाँ से गुस्सा होकर भग लेती। तभी हमें ये दिखाया था कि विलेज के अंदर जितने भी एल्डर्स होते हैं और बड़े बड़े लोग होते हैं वो लोग यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे, कैसे उनको दिखाई दिया कि इनके आसपास बहुत सारे ब्लैक वाले ड्रैगन्स उड़ रहे हैं तो उन्हें उनके खिलाफ कुछ न कुछ डिफेंस करना पड़ेगा। मीनवाइल हमें ये दिखाते कि इसी वक्त जो हमारा मिस्टर रूस होता है वो इन सब ड्रैगन के गुफा में घुसता है और उन लोग के अंडे चोरी कर करके भाग रहा है। ये बंदे को क्या करना है, प्रोटीन गोल कंप्लीट करना है खुद का। मीनवाइल यहाँ पे हमारे गांव की गर्ल्स लोग हवा में उड़ते उड़ते देख रहे होते पूरे एरिया को कि यहाँ पे कोई ड्रैगन्स है कि नहीं। तभी उनको वो एडवेंचरर दिखता है जिसको रूस कब से घुमा रहा था। इस बंदे के पास एक ग्रिफिन भी होता है जिसको इसने पेड़ से बांध के रखा होता है। इसके बाद गर्ल्स यहाँ पे नीचे जाती है इससे बात करने के। वो लोग कहते हैं कि हम लोग इससे फाइट नहीं करेंगे, हमसे प्यार से बात करेंगे। जैसे ही गर्ल्स नीचे पहुंचे तो लोग देखते हैं कि इस बंदे के गले में एक बहुत बड़ा सा अंडा होता है जो कि एक ड्रैगन के अंडे की तरह दिख रहा होता है। तो लोग कहते हैं तेरे पास ये अंडा कैसे है, और वो लोग रेडी होते हैं फाइट करने के लिए। इसके बाद ये बंदा अपने ग्रिफिन के ऊपर बैठता है और यहाँ से भग लेता है वो अंडे को लेके। ये सब देख के हमारी गर्ल्स गुस्सा होती है और वो कहते हैं कैसे भी करके इस बंदे को तुम्हें पकड़ के लेके आना है और वो अंडा भी लेके आना है क्योंकि वो अंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारी गर्ल्स इसके ऊपर मल्टीपल अटैक करती है जो कि इसका ग्रिफिन आराम से डॉज करता है, लेकिन तभी ही इसके पीछे वो बड़ा ब्लैक ड्रैगन आ जाता है। इसके बाद हमारी सारी की सारी गर्ल्स समझ जाती है कि जो अंडा उसके हाथ में था वो ड्रैगन का अंडा था। तो वो देख के सारी गर्ल्स यहाँ से निकलती है विलेज के अंदर जाने के लिए और उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। वो अपनी एक दोस्त को यहाँ पे आगे भेजती है। तभी हमें ये दिखाते हैं यहाँ पे रूस भी अपना चोरी करने का काम पूरा कंप्लीट कर चुका होता है अंडों का। वो कहता है चलो भाई इस बंदे का काम अब हो गया। ऐसा बोल के वो अपने हाथ में वो हाजमोले की गोली को तोड़ता है और जो यहाँ पे ये एडवेंचरर होता है वो भी अपने आप को खो देता है क्योंकि वो भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो इसका ये मतलब है कि हमारे इस रूस ने उस एडवेंचरर की जान को उस गोली में कैप्चर कर लिया था। इसके बाद वो ग्रिफिन और हमारा ये बंदा दोनों के दोनों की बॉडी जमीन पे गिरती है और ये देख के हमारी गर्ल कहती है कि तुम इस बंदे को चेस करो और उस ड्रैगन को कैसे भी करके तुम पकड़ के लेके आओ। तभी हमें ये दिखाते कि हमारी ये वुल्फ गर्ल एकदम से दुखी होती है कैसे रियो उसको छोड़ के जाने वाला है। तभी उसको ये दिखता है कि कुछ तो भी आसमान से गिर रहा है। तो भाग भाग के जाती है उस जगह पे देखने के लिए क्या गिर रहा है वहां पे। तो वो देखती है कि नीचे एक इंसान की बॉडी होती है और उसके बगल में एक टूटा हुआ अंडा होता है। अब वो इस अंडे को देख रहे थे कि इतने में ये अंडे का मालिक मतलब ड्रैगन यहाँ पे आता है देखने के लिए कि उसके अंडे के साथ क्या हुआ। वो देखता है कि यहाँ पे उसका अंडा टूट चुका। तो ड्रैगन गुस्से में चिल्लाता है और एकदम दुख में होता है। तो अब वो हमला करने वाला है हमारी वुल्फ गर्ल के ऊपर। तो वुल्फ गर्ल के साथ क्या होगा मुझे नहीं पता। मीनवाइल यहाँ पे हमारा हीरो रियो ऐसे ही गांव में घूम रहा था, सोच रहा था यहाँ पे इतना भगदड़ क्यों मची हुई है। तभी हमारे डॉफ अंकल उससे कहते कि बेटा यहाँ पे फेस्टिवल खत्म हो चुका है क्योंकि हमें ड्रैगन्स का खतरा मिला है। उसी वक्त उसको सुनाई देते रहता है कि दूर से उसकी बहन चिल्ला रही होती है, ये वुल्फ गर्ल। तो वो भागता है वुल्फ गर्ल को बचाने के लिए। हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे जो हमारी वुल्फ गर्ल होती है वो जमीन पे गिरी हुई होती है और ये ड्रैगन उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि इतने में रेड गर्ल यहाँ पे आती है उसको बचाने के लिए। वो यहाँ पे आके इस ड्रैगन के फायर वाले अटैक को डिफ्लेक्ट करती है अपने एयर वाले अटैक से। वो अपने स्पिरिट एनिमल को भी यहाँ पे समन करती है जो कि एक लायन की तरह दिख रहा होता है। इसका नाम ईपा होता है। और मीनवाइल यहाँ पे दूसरी बंदी अपने वुल्फ के साथ आई होती है और ये लोग रेडी होते हैं इसे लड़ने के लिए। वो लोग ड्रैगन के ऊपर मल्टीपल अटैक करते हैं लेकिन ड्रैगन को घंटा फर्क नहीं पड़ता। भाई ये एक ड्रैगन है, भाई तुम लोग कुत्ते बिल्ली से हमला क्यों कर रहे हो इसके ऊपर। वो ड्रैगन इन लोग को एक एक हाथ मार के दूर फेंकता है और ये दोनों की दोनों गर्ल जमीन पे गिर जाती है। तब तक हमारी रेड गर्ल बोलती है कि मुझे कैसे भी करके इस ड्रैगन को रोके रखना पड़ेगा जब तक गांव वाले लोग यहाँ से भागे नहीं जाते क्योंकि हमें उनकी जान बचानी है। तो वो इस ड्रैगन के अटैक को खा रही होती है और उसको भगा रही होती है यहाँ से वहां। यहाँ तक कि हमारी वुल्फ गर्ल भी यही काम करती है ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने का, लेकिन गलती से ड्रैगन अपने पूंछ से मार के एक पेड़ को जमीन पे गिराता है और इसको यहाँ पे अटका देता है। वो आ रहा होता है नीचे इस लड़की के ऊपर हमला करने के लिए और इसको खत्म करने के लिए, लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट पे हमारा हीरो यहाँ पे आता है और वो अपनी इस वुल्फ गर्ल को पकड़ के अपने मैजिकल ऑरा में लेके यहाँ से निकलता है। फिर वो इस लड़की को सेफ्टी में रख के जाता है ड्रैगन से लड़ने के लिए। अब वो ड्रैगन से लड़ रहा है भाई, जंप मार के ड्रैगन को लात पे लात मार रहा है, उसके मुंह पे लात मार और ड्रैगन को तोड़ रहा होता है। वो ड्रैगन के ऊपर मल्टीपल हिट्स मारता है। इसके बाद ड्रैगन अपने मुंह से फायर वाला अटैक करने वाला होता है कि इतने में हमारा रियो अपने हाथ से एक एनर्जी वेव मारता है जो कि उसके फायर वाले अटैक को उसी के मुंह में डाल देता है और उसके मुंह में फट जाता है। इसके बाद वो ड्रैगन वापस से एक अटैक कर रहा होता है कि इतने में हमारा हीरो जंप मारता है उसके ऊपर और उसके मुंह को पकड़ के नीचे से धपधपा करके मारता है और उसके मुंह को ही क्रश कर देता है वो। और इसके साथ साथ वो ड्रैगन के ब्रेन को भी क्रश करता है। ये बंदे ने अकेले ही ड्रैगन को मार दिया भाई, कितना स्ट्रॉन्ग है ये भाई। ये देख के रेड गर्ल बोलती है कि हैं
तुमने इतने बड़े ड्रैगन को अकेले कैसे हरा दिया, तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो। और ये देख के बाकी सारे के सारे ड्रैगन यहाँ से भाग लेते हैं भाई। वो बोलते हैं भाई बिग बॉस के साथ ये हो रहा तो हमारे साथ क्या होगा। इसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी बाकी सब गर्ल्स आती है और हमारे हीरो की वाह वाह करते हुए रेड गर्ल कहती है कि भाई इसने अकेले ही ड्रैगन को मार दिया। तो ये सुनने के बाद हमारी व्हाइट वाली गर्ल कहती है कि ड्रैगन्स जो होते हैं वो लोग बहुत कॉशियस होते हैं, वो लोग किसी भी टफ बंदे से फाइट नहीं करते, मतलब तुमने बहुत खतरनाक चीज किया है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि अगले दिन हमारी वुल्फ गर्ल अपने हीरो से माफी मांगती है, कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैं कल रात को आपसे ऐसे बिहेव कर रही थी, मुझे बस आपको खोना नहीं था, लेकिन हाँ मैं जानती हूँ कि मैं आपके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुकी हूँ, तो आप यहाँ से जा सकते हो और मैं अपनी जिंदगी आपके बिना जीने की कोशिश करूंगी। मुझे पता है कि आप मेरे बड़े भाई जैसे हो, तो आप मुझे कभी छोड़ोगे नहीं। फिर वो यहाँ पे एक और कन्फेशन करती है, वो कहती है कि वो असल में पहले ही एक बार खत्म हो चुकी है, वो जापान नाम के कंट्री में रहती थी जो कि अर्थ पे था। ये सुन के हमारा हीरो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी वहीं से आया हूँ। तो हमें ये मालूम पड़ता है कि इन दोनों को ये मालूम पड़ चुका है कि ये दोनों पहले जापान में थे और ये दोनों यहाँ पे रीइंकार्नेट हुए हैं। तभी हमारी ये वुल्फ गर्ल कहती है कि मैं यहाँ पे आपका वेट करती रहूंगी जब तक आप वापस नहीं आते, मैं आपका पूरे टाइम वेट करती रहूंगी। उसके बाद हमारे मिस्टर ड्वार्फमैन हमारे हीरो को देते हैं एक नया स्वॉर्ड और तो और एक नया कोट आर्मर जो कि बना होता है उसी ड्रैगन के स्किन से। तो ये बहुत इंसेन होने वाला है। उसके बाद उसको वो लोग एक ऐसा डिवाइस देते थे जिसके अंदर वो चीजों को स्टोर कर सकता है, वो भी एक अलग ही डायमेंशन के अंदर, और उसको बहुत सारा खाना भी देते हैं। ऑफ कोर्स भाई भूख तो लगेगी हमारे छोटे भाई को। इसके बाद वो कहता है कि अगर इस गांव में वापस से कभी खतरा आया तो मैं यहाँ पे वापस से आऊंगा इस गांव को बचाने के लिए। ऐसा बोलने के बाद वो यहाँ पे सबको बाय बोलता है और अगले सीन में वो उड़ के निकलता है, जिस सीन में वो बहुत ज्यादा बैड एस दिख रहा था। आई मीन ये आर्मर इसके ऊपर बहुत मस्त दिख रहा है भाई। इसके बाद 2 हफ्ते हो जाते हैं जब वो यागुमो वाले एरिया में पहुंच जाता है जो कि एकदम से जापान की तरह दिख रहा होता है और ये बोलता है कि तो मेरे पुराने कंट्री के जैसा दिख रहा है यार। इसके बाद वो वहाँ पे 2 लड़कियों को देखता है और उनसे कहता है क्या तुम लोग मुझे तुम्हारे लीडर के पास लेके जाओगे। तो वो लोग इसको अपने लीडर के पास लेके जाते हैं जो कि एक बूढ़ी आंटी होती है। वो इनके साथ यहाँ पे बैठती है और कहती है कि मैं तुमसे बात करने के लिए रेडी हूँ। फिर वो आंटी कहती है कि तुम्हारे जो पेरेंट्स है वो शायद यहाँ पे 15 साल पहले रहते थे और उनका नाम क्या था। जैसे रियो उनका नाम बताता है वैसे ये सुन के हमारी बूढ़ी आंटी हल्की सी शॉक होती है और वो उन दोनों छोटी गर्ल्स को कहती है तुम लोग यहाँ से बाहर जाओ, हमें कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो अब इसके पेरेंट्स के बारे में क्या बात होने वाली है। इसके बाद रियो से वो आंटी थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछती है जिसका आंसर वो बराबर से देता है। फिर ये सुनने के बाद वो आंटी कहती है कि तुम जिस लड़की की बात कर रही हो वो मेरी बेटी थी और मैं तुम्हारी दादी मतलब नानी हूँ। तो ये सुन के रियो बोलता है कि ओ अच्छा तो आप मेरी नानी हो, तो आप ही से मुझसे मिलने के लिए कब से मम्मी ने कहा था, नानी आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ऐसा रियो आंटी से कहता है। इसके बाद रियो कहता है क्या मैं मॉम डैड के ग्रेव बना सकता हूँ और उन लोग को एक प्रॉपर बेरियल दे सकता हूँ। तभी आंटी कहती है कि बेटा वो सब हम पहले ही कर चुके हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरे साथ चलो। तो आंटी उसको लेके जाती है उनके ग्रेव और हेडस्टोन के पास जहाँ पे रियो अच्छे से प्रे करता है और उनको प्रॉपर गुड बाय कहता है। इसके बाद उसकी दादी कहती है कि एक काम करो तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहो क्योंकि तुम मेरे अपने खून के रिश्ते वाले हो, तो तुम यहाँ पे रह सकते हो और यहाँ पे तुम अपने कजन रॉय के साथ भी रह सकते हो। उसके बाद जब अगले दिन सुबह सुबह रियो उठता है तभी यहाँ पे रोरी आती है जो कि एक लड़की होती है और इसका ध्यान नहीं होता कि रियो इसके घर में, तो वो अपने कपड़े अच्छे से नहीं पहन के रखती। तो ये देख के रियो को देख के यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद रियो यहाँ पे सब लोग के लिए नाश्ता बनाता है अपने मैजिकल टेक्निक्स को यूज करके और अपने जापानीज स्किल को भी, और सब जब नाश्ता खाते तो वो लोग कहते हैं भाई तुम्हारा नाश्ता तो बहुत अच्छा है। इसके बाद यहाँ पे और 2 लोग आते हैं जो कि यहाँ पे रियो के फैमिली के ही हिस्से हैं। इसके बाद जो ये नया बंदा होता है इसका नाम शिन होता है, यहाँ पे बैठ के रियो के खाना खाता है और बोलता है भाई तू तो खाना बहुत अच्छा बनाता है, आज से तू मेरा भाई जैसा है। इसके बाद जो शिन होता है उसको दादी कहती है कि एक काम करो तुम रियो को लेके जाओ हमारे हंटिंग मास्टर के पास और उसको थोड़ा सा टेक्निक सिखाओ। तो यहाँ पे शिन बोलता है ये बंदे को कुछ आता नहीं होगा, चलो हम इसे लेके जाते हैं। लेकिन हम लोग को पता है कि रियो कितना अच्छा है इन सब चीजों में। जैसे ही इसको हंटिंग मास्टर के पास लेके जाता है वैसे हमें ये मालूम पड़ता है कि हंटिंग मास्टर का नाम डोरा है और डोरा यहाँ पे बैठ के रियो को अपना टेक्निक सिखाने के लिए रेडी होता है क्योंकि रियो यहाँ पे फटाफट आर्चरी कर रहा होता है और उसके सारे के सारे एरोस हर एक टारगेट को ऑन द स्पॉट लग रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे शिन का तो भाई बो ही उल्टा हो जाता है, ये खुद के ऊपर एम कर रहा है बंदा, भाई तू क्या कर रहा है भाई। इसके बाद शिन समझ जाता है कि वो बहुत खराब है हंटिंग में, तो वो यहाँ से चुपचाप निकल लेता है। मीनवेल रियो चाहता है मस्त नहाने के लिए और वो अपनी जिंदगी के मजे ले रहा होता है नहाते नहाते। उसने यहाँ पे ये नहाने का पूरा एरिया खुद से बनाया होता है। इतने में यहाँ पे गर्ल्स आती है और वो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। उनको यही नहीं पता कि रियो उनका कजन भाई है। इसके बाद शिन यहाँ पे आता है और बोलते तुमने ये क्या चीज बना के रखा है यहाँ पे, है क्या तुम हमारे एरिया के लोगों को इंप्रेस कर रहे हो, उनके ऊपर कोई अजीब सा जादू करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ रियो बोलो बोलो बोलो। असल में ये लोग बात कर रहे होते हैं उसके बाथ टब के बारे में जो उसने बनाया होता है खुद से इन लोगों के लिए, आई मीन खुद के लिए बनाया होता है नहाने के लिए ऑफ कोर्स। तभी दोनों की दोनों गर्ल्स यहाँ पे आती है और हमारे रियो का साइड लेती है और बोलती है तुम लोग हटो यहाँ से, इसने अच्छा चीज बनाया। आई मीन ऑफ कोर्स ये मेन कैरेक्टर लड़की तो इसके पास आएगी ही। इसके बाद जैसे जैसे टाइम बीत रहा होता है वैसे वैसे रियो यहाँ पे गाँव के सारे काम कर रहा होता है। वो खेती बाड़ी कर रहा होता है, सब लोग की हेल्प कर रहा होता है, जिसकी वजह से सारी की सारी गर्ल्स का दिल उसके ऊपर आ रहा होता है। लेकिन शिन को ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद आती क्योंकि उसको लगता है भाई उसका स्पॉटलाइट चोरी हो रहा है। इसके बाद हमारी जो बूढ़ी आंटी होती है वो रियो से पूछती है क्या तुम मेरा थोड़ा गार्डिंग वाला काम कर सकते हो क्योंकि हमें एक शिपमेंट का ध्यान देते ना है। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूं। लेकिन कुछ टाइम बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि शिन कुछ 2-3 गुंडे लोग से झगड़ा कर रहा होता है। इसके बाद जो ये गुंडा होता है वो यहाँ पे आके बोलते हैं हम लोग बगल वाले विलेज में थोड़ा हमारा काम करने के लिए, लेकिन हमारा जो गाड़ी है वो खराब हो चुका है, ऑफ कोर्स घोड़ा गाड़ी, तो हम लोग तुम्हारे यहाँ थोड़ा टाइम रुक के रिपेयरिंग करेंगे। ओ बाय द वे तुम्हारे बगल में जो लड़कियां है ना इनसे मैं शादी करने वाला हूँ फ्यूचर में, क्योंकि ये ऑफ कोर्स तुम्हारे विलेज की हेड की फैमिली मेंबर है और मैं मेरे विलेज के हेड
का फैमिली मेंबर, तो ऑफ कोर्स हम लोग को तो शादी करनी ही पड़ेगी ना, ताकि हमारी प्रथा चलती रहे। ये देख के हमारी जो शिन की बहनें होती है वो थोड़ी सी डिस्कस्टेड होकर दूर जाती है और उससे दूर भाग रही होती है। तो ये देख के शिन को गुस्सा आता है, वो बोलते हैं ओए मेरी बहनों से दूर रहे और उनके बारे में कुछ भी अंडरस्टैंड बात मत कर, ऐसा बोल के वो इसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन हाँ, ये बड़ा गुंडा शिन को पकड़ता है उसके गले से और उसको पीट पीट के मार रहा होता है। तभी यहाँ पे दादी जी आती है और वो इसको रोकती है, बोलती है ओबे ओए गुंडे, तू यहाँ पे रुक सकता है क्योंकि तू दूसरे विलेज के हेड का बेटा है, लेकिन तू मेरे घर वालों से झगड़ा नहीं करेगा और तू दूर वाले रूम में रहेगा, समझा? तो वो कहता है हाँ हाँ चलेगा आंटी, तू मेरे को बस रहने का मौका तो दो। जब ये बंदा यहाँ से जा रहा होता है तो वो सोचता है कि वो रियो को एक लात मारेगा, वो लात मारने की कोशिश करे, लेकिन भाई ये इतना क्लमजी होता है कि खुद जाके गिर जाता है। आई मीन ब्रो, ढक्कन है तू, ढक्कन, गुंडा बन रहा है भाई। इसके बाद शिन दोनों की दोनों गर्ल्स को कहते हैं क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ रात भर ताकि ये बंदा तुम्हारे ऊपर हमला न करे? तो उसकी बहनें कहती है हाँ भैया आप हमारे साथ रह सकते हो। फिर रात के टाइम पे वो अपनी बहनों को एक रेड वाला पर्ल देता है और बोलता है कि इसको अपने पास रखो, ये तुम्हें सेफ रखेगा। लेकिन ये जो पर्ल है ये लिटरली वो हाजमले की गोली की तरह दिख रहा है जो रियज ने उस एडवेंचरर को दिया। तो क्या शिन अपनी बहनों को मारने की कोशिश कर रहा है? मुझे नहीं पता। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि रात के टाइम पे जो गुंडे लोग होते हैं वो लोग कुछ अजीब सा प्लानिंग कर रहे होते हैं, कुछ खुरापाती चीज करने की। फिर हमें ये दिखाते हैं यहाँ पे टैक्स कलेक्टर अंकल आते हैं और वो सबसे टैक्स ले रहे होते हैं अगले दिन पे। वो सबके चावल वावल चेक कर रहे होते हैं, सबका हार्वेस्ट देख रहे होते हैं और बोलते हैं हाँ हम लोग टैक्स इतना इतना लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब चीजों में बातें कर रहे होते हैं। फिर वो लोग मस्त खाना वाना खा रहे होते हैं। मीनवाइल यहाँ पे हमारा रियो अपने कपड़े उतार के ट्रेनिंग कर रहा होता है। आई मीन इस बंदे की बॉडी देखो भाई। इसके बाद दोनों की दोनों उसकी कजन्स बाहर आती है और बोलते हैं कि भाई तुम यहाँ पे बाहर क्या कर रहे हो और तुमने अपने ट्रेनिंग में क्या क्या किया है? तभी वो कहता है कि मैंने बहुत टाइम पहले मार्शल आर्ट सीखा था क्योंकि मुझे मेरी क्रश को बचाना था करके। असल में वो अपने पुराने जमाने की बात कर रहा है, अपने पुराने जिंदगी की बात कर रहा है यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे ये बंदा आता है और कहता है कि बहनों तुम लोग जाके नहा लो क्योंकि अभी मौसम खराब हो सकता है। तो उसकी बहनें नहाती है। फिर रात के टाइम पे हमें दिखाती है जब गर्ल्स सो रही होती है तभी ये गुंडा उनके रूम में घुसता है उनके ऊपर हमला करने के लिए। उसी वक्त हमें ये दिखाते हैं कि जब रियो ने उसको एक प्रोटेक्टिव चार्म दिया होता है वो एमरल्ड, तो जैसे ही गुंडा उसके रूम में घुसा तो वो चार्म एक्टिवेट होता है और रियो को मालूम पड़ता है कि उसकी बहनें खतरे में है। तो रियो यहाँ पे निकलता है उनको बचाने के लिए और जब ये गुंडा निकलता है रियो के ऊपर हमला करने तभी हमारा रियो उसके ऊपर अपना मैजिक यूज करके उसको दूर फेंक देता है। आई मीन ये लिटरली दिखाता है कि गुंडे की कुछ हैसियत नहीं है रियो के ऊपर हमला करने की। उसके बाद रियो इस बंदे को बहुत मारता है। इसका थोबड़ा देखो भाई, इसका थोबड़ा रियो ने लिटरली तोड़ दिया है और बोला कि मेरी बहनों से दूर रहना आज के बाद, समझा कि नहीं? इसके बाद उस बंदे को ये लोग अरेस्ट करते हैं और इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। मीनवाइल जो हमारा रियो होता है वो अकेले ही एक पेड़ के पास बैठा होता है और वो बोलता है मैं तो लिटरली हारुतो की तरह बनते जा रहा हूँ, अब क्या हो रहा है मेरे लाइफ में ये सब। इसके बाद यहाँ पे जो इनका मेन टैक्स कलेक्टर अंकल होता है वो आके कहता है कि ये लोग उस गुंडे को अरेस्ट करके रख लें क्योंकि उसने बहुत गलत काम किया है। इसके बाद रियो गर्ल्स से सॉरी बोलता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कल रात को पागल हो गया था और मैंने उसको बहुत बुरे तरीके से मारा था। जो सुन के गर्ल्स बोलते कि नहीं आपने तो हमारी मदद की थी भैया। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि अगले दिन जो यहाँ के इंस्पेक्टर होते हैं वो मिस्टर गुंडे को पकड़ के यहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी दादी जी यहाँ पे आती है और एक लेटर लिख के देती है, बोलते ये तुम गुंडे के पापा को देते ना ताकि उनको मालूम पड़े कि उनके बेटे ने किया क्या है। फिर हमें दिखाते हैं यहाँ पे कुछ और लोग गांव से जा रहे होते हैं कैपिटल ऑफ द किंगडम में जो कि होता है कारुसुकी। यहाँ पे डोरा बोलता है कि शिन और रियो तुम लोग भी मेरे साथ चलो क्योंकि हम लोगों को कुछ प्रोटेक्शन की जरूरत है और तुम लोग हम लोग के फाइनेस्ट आर्चर्स हो। आई मीन रियो का तो मैं जानता हूँ लेकिन शिन वो बंदा तो खुद के ऊपर एम कर रहा था भाई, तुम उसके ऊपर कैसे यकीन कर सकते हो? इसके बाद हमें दिखाते हैं कि जो ये गुंडा होता है इसको ये लोग हथकड़ी से बांध के इस सिटी से बाहर लेके जाते हैं। जो देख के शिन कहता है कि नहीं यार इसके साथ बहुत अच्छा सलूक किया जा रहा है, इसको तो इन लोग को खत्म करना चाहिए। इस बंदे ने मेरी बहनों के ऊपर हाथ डाला था और थैंक यू सो मच रियो, तुमने मेरी बहनों की जान बचाई जब मैं वहां पे इतना कमजोर था, धन्यवाद। इसके बाद जो हमारा डोरा होता है आई मीन इन लोग का सर, वो इन लोग को रामेन खिलाता है जो कि नूडल्स होते हैं और दिखते रामेन जैसे। ये खाते हुए हमारा रियो कहता है तो एकदम रामेन लगता रहा है और ये मस्त मजे से इसको खा रहा होता है। उसके बाद वापस से शिन बाहर निकलता और बोलता है थैंक यू सो मच तुमने मेरी बहनों की जान बचाई थी। इसके बाद अगले दिन हमारा रियो अपनी ही एक कजन के साथ जाता है शॉपिंग करने के लिए जहां पे उसकी कजन कहती है कि तुम्हें कैटन करके एक चीज है उसे ट्राई करना चाहिए। इसके बाद ये लोग एक मर्चेंट से मिलते हैं जो कि इनको फ्लावर वाले पिन्स देते हैं। तो हमारी ये लड़की पिंक कलर का फ्लावर यहाँ से उठाती है। इसके बाद रियो बोलता है कि ठीक है मैं इसके पैसे भरता हूँ और ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है, लेकिन हमारी शिन कहती है नहीं मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए। इसके बाद जो हमारी यहाँ पे मर्चेंट होती है वो जाती है लड़की के पास और उसके कान में कहती है कैसे भी करके इस बंदे का दिल जीत ले क्योंकि ये बहुत सी लड़कियों का दिल तोड़ने वाला है, तो जाके इसका दिल जीत और इसे अपना बना ले, समझी ना, यू गो क्वीन, ऐसा वो उसके कान में कहती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक किडनैपर यहाँ पे एक लड़की को किडनैप करके भागे जा रहा होता है। उसी वक्त रियो यहाँ पे आता है और वो इस लड़की की जान बचाता है जिसने एक किमोनो पहना होता है। वो भाग के आता है, उस गुंडे को पकड़ता है और उसको मार के दूर फेंकता है और लड़की को अपने गोद में पकड़ लेता है। इसके बाद यहाँ पे जो उसकी दोस्त रहती है मतलब उसकी अटेंडेंट, वो यहाँ पे आके किमोनो को लेती है और बोलती है थैंक यू सो मच आपने हमारी प्रिंसेस की जान बचाई। इतने में यहाँ पे सोल्जर्स आते हैं, वो लोग यहाँ पे आके इन लोग के आसपास खड़े हो जाते हैं और बोलते क्या हुआ मैडम हमको आप बताइए। इसी वक्त रियो इस लड़की का हाथ पकड़ता और बोलते हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अब सिचुएशन खराब हो रहा है। इसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि जो हमारे गुंडा वाला बंदा होता है उसके जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि उनकी जो बेटी थी उसकी जान एक इंसान ने बचाई जो कि एक स्ट्रेंजर है और वो किडनैप होते होते बच गई। तभी उसको हमारा ये चीफ ऑफिसर लेटर दे देता है जो लेटर ऑफ कोर्स हमारी दादी जी ने दिया हुआ क्योंकि उनके सामने इस बंदे के बेटे ने उसकी बेटियों के ऊपर हाथ डाला था और ये लेटर पढ़ने के बाद अंकल का तो दिमाग फटने लगता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा हीरो लड़की को लेके अपने घर वापस आ जाता है जहाँ पे सब लोग कहते हैं ओए होए तेरे बालों में तो वो फ्लावर वाली चीज तो मस्त दिख रही है, क्या वो गिफ्ट है क्या तुम्हारे हीरो की तरफ से? तो वो हल्का सा ब्लश करती है। वेल इसके बाद
बाद यहाँ पे मिस्टर गोकी आते हैं, जो कि वही होते हैं गुंडे वाले बंदे के पापा। ये यहाँ पे आए होते हैं रियो से बात करने के लिए। ये लोग यहाँ पे आके इससे कहते हैं कि असल में ये दोनों के दोनों अटेंडेंट थे रियो के मॉम के, और तो और ये लोग सर्व करते हैं प्रॉपर किंग को, जो कि कुरोसुकी किंगडम का किंग है। और ये कहता है और तो और तुम्हारी मॉम करेंट किंग की डॉटर थी, मतलब एक तरह से तुम्हारी मॉम प्रिंसेस थी भाई। इसका मतलब कि हमारा रियो जो है वो करेंट किंग का ग्रैंडसन है। ओ भाई ये तो बहुत बढ़िया होगा इसके लिए। वेल इसके बाद ये लोग हम लोग को रियो का बैक स्टोरी बताते हैं कि असल में वो उसकी बैक स्टोरी क्या है। हमें ये मालूम पड़ता है कि जो कुरोसाकी किंगडम होता है वो एक नेबरिंग किंगडम के साथ वॉर पे होता है, और उस वॉर के टाइम में एक बहुत बड़ा सा सोल्जर होता है जो कि अकेले ही वॉरियर बहुत लोगों को हरा चुका होता है। उसका नाम जेन होता है। वो बंदे को लोगों को हराने की वजह से बहुत सारा एप्रिसिएशन मिलता है, और किंग भी उसको अपने घर में लेके आता है और उसको एप्रिसिएशन देता है, जहां पे वो किंग की बेटी से मिलता है। और वो और किंग की बेटी दोनों के दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाते हैं। और इस वजह से जब ये लोग प्यार में पागल होते हैं तो किंग बोलता है कि अब मैं तुम्हारी शादी तो करा सकता हूं नहीं, क्योंकि तुम एक कॉमन मैन हो। तो वो बोलता है कि काम करो, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, इस पूरे कंट्री को छोड़कर तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। तो जो हमारा जेन होता है और जो उसकी वाइफ होती है वो दोनों के दोनों यहाँ से निकलते हैं इस कंट्री से, और कहीं और जाके वहां रहते हैं। और तभी उनको रियो वाला बच्चा उनका पैदा होता है। तो इस वजह से रियो करंट किंग का पोते में काउंट होता है। समझे स्टोरी। अब उसके बाद क्या हुआ होता है, जब हमारा जो ये जेन होता है वो इतना अच्छा फाइट करता है कि जो किंग होता है वो बोलता है तू अब से मेरा बॉडीगार्ड बन के रहेगा। तो यहाँ पे उसका बॉडीगार्ड बन के रहता है। उसी टाइम पे एक मर्चेंट आया होता है दूसरे कंट्री से। वो यहाँ पे आके हमारी प्रिंसेस के ऊपर अपने डोरे डाल रहा होता है और वो उसके ऊपर हमला करता है अटैक करने के। तभी जेन यहाँ पे आके उसको बचाता है, जिस वजह से जेन और हमारी प्रिंसेस को एक दूसरे से प्यार हो चुका होता है। ये प्रॉपर बैक स्टोरी है इसकी। इसके बाद यहाँ पे गोयोकी कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और तुम्हें मैं किंग और क्वीन से मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स से, मेरे साथ चलो तुम। तो रियो बोलता है ठीक है। जैसे वो इन लोग से मिलता है वैसे किंग और क्वीन खड़े होते बोलते हैं मेरा पोता आ गया, ऐसे बोल के लोग जाते हैं और उससे बात करते हैं। तभी वो बोलता है कि उसके डैड और मॉम के साथ क्या हुआ। वो कहता है कि जो उसके डैड थे जेन वो कैसे खत्म हुए ये उसको खुद को नहीं पता, वो मिस्टीरियसली खत्म हो गया। और जो उसकी मॉम थी उसके ऊपर एक असैसिन ने हमला करके उनको खत्म किया था। जैसे वो ये सब बताया तो किंग को बहुत बुरा लगता है। फिर वो कहता है कि एक दिन क्या हुआ, जो इनके फैमिली फ्रेंड था लूक्रिस करके, वो बंदा रैंडमली इसके घर पे आया और उसने एक पोशन हमारे रियो के मुंह के अंदर डाल दिया और उसको वो पोशन पिला रहा था जानबूझ के। और ये जब उसकी मॉम देखती तो वो भड़क जाती बंदे के ऊपर, और जैसे ही उसकी मॉम उससे भड़कती तभी लूशियस जाके घूमता है और वो उसकी मॉम को मार देता है। तो इस दिन से हमारे रियो ने कसम खाई कि वो इस लूशियस बंदे को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि रियो को लिटरली इन लोगों ने झोपड़पट्टी में फेंक दिया था, जहां पे रियो अकेला रहा था। वो पत्थरों के बीच में रहता था और वो एकदम से बेकार जगह में रहता था। तो उसने अपने आप को ठीक किया यहाँ पे जाके। फिर वो बोलता है कि वहां पे उसको एक प्रिंसेस मिली जिसकी उसने जान बचाई। उसके बाद उसको एक स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। उस स्कूल में पढ़ के उसको बहुत कुछ मालूम पड़ा। हाँ उसके साथ बुलिंग हुई वहां पे, लेकिन बहुत कुछ चीजें नॉर्मल भी हुई थी उसके साथ, और वो बहुत खुश है इन सब चीजों को लेके। तभी किंग बोलते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम लूशियस के साथ क्या करोगे। तो वो कहता है कि लूशियस के साथ मैं क्या करूंगा, मैं उसे ढूंढूंगा और ढूंढ के उसे मैं खत्म करना, क्योंकि उसने मेरी मॉम को मारा था। तभी जो किंग होता है वो कहता है कि बेटा तुम ऐसा मत करो, क्योंकि रिवेंज का जो रास्ता है वो बहुत बेकार है, उसमें सिर्फ दर्द ही दर्द होने वाला है। लेकिन रियो कहता है प्लीज सर आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। इसका तो कहता है ठीक है बेटा तुम्हें यहाँ से जाना है तो उसके पहले मेरे ब्लेसिंग्स ले लो और एक काम करो गोयोकी के साथ तुम फाइट करो, तुम्हारा प्रैक्टिस करो उसके साथ। इसके बाद गोयोकी लेके जाता है रियो को अपने घर पर, बोलते हैं यहाँ पे तुम मेरे साथ फाइट कर सकते हो। तभी हमें ये दिखाता है यहाँ पे एक लड़की होती है आई करके, जो रियो को पहचानती है। बोलती है अरे ये तो वही बंदा है जिसने हमारी प्रिंसेस की जान बचाई थी। इसके बाद गोयोकी और तो और रियो अपना फाइटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गोयोकी समझ जाता है कि रियो बहुत ज्यादा ही स्किल्ड है और उसकी फाइटिंग स्टाइल बहुत अमेजिंग है। तो गोयोकी इससे फाइट करते करते थक जाता है और वो कहता है मुझे कुछ ना कुछ करके इसको काउंटर करना ही पड़ेगा। तो वो अपना सीक्रेट टेक्निक यूज करता है विंड स्लैश, जिसको हमारा रियो आराम से काउंटर करता है अपने वाटर वाले अटैक से। और फिर वो अपना स्वॉर्ड लेके गोयोकी के गले पे रखता है और बोलता है कि सर मैं जीत गया। और ये देख के सब लोग को शॉक लगता है। वो लोग कहते हैं फादर कैसे हार गए हमारे, ये तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरे किंगडम में। तभी किंग बोलता है कि हाँ मेरा पोता बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो तुम्हें गोयोकी के अंडर ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। इसके बाद रियो वापस से अपने गांव जाता है और गांव जाने के बाद वो अपने पेरेंट्स के ग्रेव पे जाके आराम से उनको विजिट करता है और कहता है कि अब मैं आगे ही आगे बढ़ूंगा और मैं पीछे कभी नहीं हटने वाला हूँ। इसके बाद वो अंदर जाता है और वो दादी जी को बताता है अपना पूरा रॉयल फैमिली का पास्ट, कि वो कैसे इस फैमिली का हिस्सा है, क्या क्या उसके साथ हुआ। और दादी जी कहती अच्छा, कहती कि मुझे ये सब पहले से ही पता था। और ये देख के हमारी जो गर्ल होती है वो कहती है तो तुम मेरे मतलब कजन हो, ये है वो है, ये सब क्या हो रहा है, ओ माय गॉड मेरा दिमाग फट रहा है, प्लीज सर आप मुझे माफ करिए, मैंने आपसे बहुत बुरी तरीके से बात किया। ऐसा वो कहते तो रियो कहता है अरे टेंशन मत ले, तू और मैं तो क्लोज है ना। वो कहता है कि वो अपने होम कंट्री में वापस जाने का सोच रहा है, लेकिन वो अगले साल ऐसा करेगा और उसके पहले वो किसी स्पेशल जगह पे जाने वाला है। तभी ये रूरी कहती कि हाँ तुम यहाँ पे जब चाहो तब आ सकते हो। फिर वो कहता है कि हाँ कोई तो मेरा वेट करे, जो कि एक लड़की है और वो मुझे अपने बड़े भाई जैसा समझती है। यहाँ पे मुझे लगता है कि फॉक्स गर्ल की बात कर रहा है। फिर यहाँ पे घूमता है, सबसे बात करता है, हर एक इंसान से मिल रहा होता है। वो मछली पकड़ना चाहता है, वापस से अपने बो एंड एरो से खेल रहा होता है, वो हमारे शीन के साथ होता है और सबके साथ यहाँ पे टाइम पास करके अपना टाइम आराम से स्प्रेड कर रहा होता है। वो उसके बाद वो देखता है कि रूरी यहाँ पे राइस का प्लांटिंग कर रही होती है। तो वो कहता है कि तुम खेती बाड़ी तो अच्छा करती हो। इतने में डियो यहाँ पे आता है और वो कहता है ये तुम्हारी वाइफ अच्छी बन सकती है ना रियो, इसका ख्याल रखो। तो वो हंसते हंसते यहाँ से निकल लेता है। फिर कुछ दिन के बाद वो कहता है कि सेओ सुनो मेरी बात, अभी ये हार्वेस्ट फेस्टिवल के बाद मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। ये सुन के सेओ की आंखों से आंसू निकल लेते हैं। वो उसके सामने तो बहुत टफ बनती है, लेकिन वो अपने अकेलेपन में था के जमीन पे गिरती है और बहुत रोती है अपने घर के अंदर, कहती है कि नहीं तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। और तभी शिन यहाँ पे आता है। वो कहते हैं कि रियो ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया कि तुम इतनी उदास क्यों। तो वो कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं हो, बस रियो इस गांव को छोड़ के जाने वाले और इसीलिए मुझे उनकी याद आई, इसीलिए मैं रो रही हूँ। शिन ये बात सुन के भाग भाग के चाहता है रियो के घर पर, उसके सामने
झुक के कहता है प्लीज हमारे गाँव को छोड़ के मत जाओ, प्लीज मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रहो क्योंकि गाँव तुमसे बहुत प्यार करता है और मेरी बहनें भी तुमसे बहुत प्यार करती है, प्लीज उनकी खुशी के लिए यहाँ से मत जाओ। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा होता है वैसे वैसे यहाँ पे पूरा खेती वेती कंप्लीट हो रहा होता है, हर एक चीज ग्रो हो रहा होता है। यहाँ तक कि हमारी जो सेव है वो भी अपने कॉम्बैट स्किल को इंप्रूव कर रही होती है, उसने यहाँ पे अपने मैजिक सीख लिया होता है अच्छे से और वो अपने मार्शल आर्ट स्किल को भी इंप्रूव कर ही रही होती है। फिर कुछ महीने बाद यहाँ पे इनका हार्वेस्ट फेस्टिवल स्टार्ट होता है जहाँ पे हमारा गुयुकी अपना मस्त अपने गीगाचड़ वाले बॉडी में खड़ा होता है और वो कहता है ओए आ जाओ बच्चे लोग मुझे चैलेंज करो। फिर सब लोग ढोलन को यहाँ पे आगे भेजते और डोरा आगे बढ़ता है चैलेंज को करने के लिए। मीनवाइल यहाँ पे बाकी सब लोग खाना वाना लेके आते हैं, खाना वाना खाने के लिए। इसके बाद सेव यहाँ पे आती है और बोलती रियो मुझे तुमसे कुछ बात करना है प्राइवेटली, क्या तुम मेरे साथ यहाँ चल सकते हो? तो वो कहता है हाँ चलो चलो मैं आ जाता हूँ। फिर ये लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे एक दूसरे को अपना लव कन्फेस करने वाली होती है सेव। वो यहाँ पे हमारे हीरो से अपने प्यार का इजहार करती है, कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन तभी हमारा हीरो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने किसी बंदी से पहले ही वादा किया कि मैं मेरी जिंदगी उसके साथ बिताऊंगा। यहाँ पे वो अपने पिछले जन्म वाले जापान की बंदी की बात कर रहा होता है। इसके बाद सेव कहती है कि प्लीज तुम मुझे तुम्हारे साथ चलने दो कम से कम तुम्हारे जर्नी पे, क्योंकि मैंने मेरी बहुत प्रैक्टिस की और मैं बिल्कुल भी तुम्हारी जर्नी में बाधा नहीं बनूंगी। मैंने पूरा प्रैक्टिस किया, मैंने हर एक चीज किया, मैं बहुत पावरफुल बन चुकी हूँ। लेकिन हमारा रियो कहता है कि ऐसा नहीं हो सका, मैं तुम्हें मेरी जर्नी पे नहीं आने देते क्योंकि बहुत खतरनाक होने वाला है। ऐसा बोल के वो यहाँ से निकल लेता है और इस सब का सब चीज शिन दूर से सुन रहा होता है और उसे भी बहुत बुरा लगता है कि उसकी बहन को इस बंदे ने मना कर दिया। फिर यहाँ से जब वो निकल रहा होता है तो उसकी दादी जी और तो और ये लड़की उसको बाय बोलते हैं। वो इन लोग को बाय करके यहाँ से जाता रहता है कि तभी गेट के पास उसको दिखती है सेयो। इसके बाद सेयो और तो और हमारा रियो एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को बाय बोल के यहाँ से निकलते हैं। तभी हमें ये दिखाता है कि यहाँ से जब ये जा रहा होता है तो हमारा शिन पीछे से उसको बाय कर रहा होता है लेकिन वो दिखता ही नहीं है किसी को भी। फिर वो भग के चाहता है अपनी बहन के विलेज में और वहां पे जैसे वो पहुंचता है वैसे उसकी बहन उसको पकड़ लेती है, बोलती बड़े भाई तुम आ गए यता। फिर वो जाता है सब एल्डर से मिलता है, यहाँ पे सबसे बातें करता है और सबको अब बताता है कि उसने कैसे उसका पूरा ये सब टाइम पास किया, उसने इतने दिन तक कैसे समय काटा, क्या क्या उसने किया क्या नहीं किया। फिर सब लोग पूछे कि अब तुम यहाँ पे कितने दिन और रुकना, तो वो कहता है कि मैं बस 2-3 महीने रुक पाऊंगा, उसके बाद मुझे निकलना पड़ेगा। ये सुन के हमारी लड़की को थोड़ा सा बुरा लगता है लेकिन वो कहता है कि मैं वापस से जल्दी आऊंगा, तुम टेंशन मत लो। इसके बाद ये चाहता है एक एक करके सारी की सारी गर्ल से मिलता है, सबको हाय हेलो करता है और बोलते चलो आज का दिन तो मेरा अच्छा गया। फिर उसकी बहन उससे कहती है क्यों ना तुम और मैं साथ में नहाने जाए बड़े भाई। ये सुन के बाकी सब गर्ल्स कहती हैं ये क्या हो रहा है। फिर अगले दिन जब वो सो के उठता तो वो देखता है कि उसके बगल में एक लड़की सो रही होती है जिसने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने होते। वो कहता है ये सपना अब तक खत्म क्यों नहीं हो रहा, लेकिन ये असल में हकीकत होता है क्योंकि सारी गर्ल्स यहाँ पे आके देखती है तुम लड़की के साथ सो कैसे रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम तो बहुत गलत इंसान हो वगैरह वगैरह। इसके बाद ये बंदी कहती है कि मैं तो बस एक स्पिरिट हूँ और मैंने तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया है हारूटो, ऐसा वो कहती है। तभी रियो को क्या आता है कि तू वही लड़की जो बीच बीच में आती थी इससे बात करने के लिए और इसको अपना मैजिकल पावर दे देती थी। उसके बाद वो कहती है कि मेरे पास कोई नाम नहीं तो आप मुझे मेरा नाम दीजिए क्योंकि आप मेरे मास्टर हो। तभी सब लोग कहते हैं ये बंदी तुम्हें कब से हारूटो हारूटो क्यों कह रही, तुम्हारा नाम तो रियो है। वो कहता है मैं तुम लोग को इसके बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन ये लड़की अपने दिमाग से बात करती है रियो के साथ। वो कहती है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा पुराना आइडेंटिटी मैं किसी को नहीं बताऊंगी और प्लीज तुम मुझे कोई नाम तो दो। तो रियो कहता है अच्छा रुको रुको रुको। इसके बाद हमारी यहाँ पे सैरा कहती है कि तुम क्यों ना इसको लेके चलो हमारी बड़ी मैडम के पास और तो और स्पिरिट ट्री के पास लेके चलो क्योंकि उन लोग को स्पिरिट्स के बारे में और पता है। तो ये लड़की खड़ी होती है और ये मैजिकली अपने पावर से अपने ऊपर कपड़े लेके आती है। तो रियो कहता है कि मैं तुम्हें नाम दूंगा एशिया का। फिर इसके बाद ये लोग जाते हैं एल्डर से बात करते, सब लोग यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे कि अभी हम इस स्पिरिट के बारे में करें तो करे क्या। इतने में यहाँ पे ड्रायस आती है और कहती ओ मुझे अभी अभी फीलिंग है कि यहाँ पे एक बड़ी सी स्पिरिट बॉर्न हुई है, जरा देखो तो वो कौन है। तो वो पूछते कि तुम्हें कुछ याद है तुम्हारे बारे में, तो कहती मुझे कुछ याद नहीं। ये सुन के हमारी स्पिरिट कहती कि ऐसा कैसे, क्योंकि स्पिरिट्स को तो हर एक चीज याद होना चाहिए। फिर वो कहती तुम कौन से स्पिरिचुअल आर्ट में सबसे बेस्ट हो, तो वो कहती है मैं हर एक चीज में बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। फिर इसके बाद हमारी आसिया और तो और रियो बाहर जाते हैं कुछ ट्रेनिंग करने के ताकि उनको मालूम पड़े कि आसिया के अंदर क्या क्या ताकत है। तो रियो हवा में एक पत्थर फेंकता है और बोलता है कि अभी हमारा ड्यूल स्टार्ट होगा। यहाँ पे ये लोग पहले मुक्काबाजी करते हैं, एक दूसरे को लात वात मारते हैं और ऐसी फिस्ट फाइट कर रहे होते हैं। और कुछ टाइम बाद एशिया हर एक अटैक सीख चुकी होती है रियो का और वो उसको आराम से उबासी लेते काउंटर कर सकती है। तो ये देख के रियो को शॉक लगता है कि ऐसा कैसे हो गया। फिर वो स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करता है लेकिन उसी वक्त एशिया भी ये सेम चीज करती है और वो यहाँ पे आराम से इसके पावर को काउंटर कर पा रही होती है। फिर दोनों के दोनों मैजिकल पावर यूज करते हैं, अपने ऊपर आइस का अटैक करते हैं, ऐसे वैसे हमला करते हैं। इन लोग का फाइट बहुत अमेजिंग हो रहा है। ये लोग लिटरली ऑल आउट जा रहे होते हैं। यहाँ पे ये लोग फायर का अटैक यूज करते हैं, फायर बॉल फेंकते हैं, हवा वाला अटैक यूज करते हैं और बहुत सारे अजीब अजीब चीजें कर रहे होते हैं जस्ट टू प्रूव कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे इतनी तबाही हो रही होती है, पूरा पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। तो उसी वक्त हमारी जो ड्रायस होती है वो कहती है बस 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 तुम्हारा बैटल खत्म करो, अभी बहुत हो गया। इसके बाद ये लोग कहते हैं कि आसिया बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये सुनने के बाद हमारी जो ड्रायस होती है वो कहती है कि मैं एक काम करूंगी, मैं इसको मेरे अंडर लूंगी और मैं इसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में हर एक चीज सिखाऊंगी। और यहाँ पे जितने भी एल्डर्स होते हैं वो लोग भी कहते हैं अरे वेलकम टू अवर वर्ल्ड आसिया, तुम तो हम में से एक हो। फिर इसका सब लोग यहाँ पे पार्टी वार्टी करते हैं और मजे कर रहे होते हैं। एशिया यहाँ पे हर एक चीज करती है, वो खाना वाना खाती है, फिर हमारे रियो के साथ मैजिक वैजिक सीख रही होती है और अपने मैजिक को कंट्रोल करना भी सीख रही होती है और ड्रायस उसको बहुत सारी चीजें सिखा रही होती है। इसके बाद जो हमारा ड्वार्फ मैन होता है वो बोलता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए एक घर बिल्ड किया जिसको तुम अपने स्पेस और टाइम वाले उस गैजेट के अंदर सेव करके रख सकते हो। तुम्हारे पास हमेशा के लिए एक घर रहेगा और ये घर को तुम कभी भी यूज कर सकते हो। तो तुम इसको अपने गैजेट में घुसा के रख सकते हो और तुम इसे कहीं भी लेके जा सकते हो। इसके बाद जैसे ये कहता है कि चलो अब मेरा काम होगा, मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, तभी हमारी
जो ये सैरा वाली बंदी होती है वो इसको थोड़ा कोने में लेकर जाती है और बोलते हैं कि हम लोग जानते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम थोड़ा और टाइम तुम्हारी बहन के साथ स्पेंड करो क्योंकि वो तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगी अच्छे से। तो हमारा हीरो कहता है ठीक है। फिर वो आराम से अपने घर में हॉट टब में बैठा होता है और मजे कर रहा होता है। जब रियो यहाँ पे नहा रहा होता है तभी उसकी बहन आती है उसके बाथरूम में और कहती है कि भैया क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ नहाते हुए। तो रियो बोलते हैं ठीक है आ जाओ, क्योंकि ये खुद चाहती है कि थोड़ा टाइम और स्पेंड करे अपने भाई के साथ। और रियो भी इस वक्त सोचता है कि वो जब से यहाँ पे आए तब से वो अपने ट्रेनिंग पे ही ध्यान दे रहे हैं। उसने उसकी बहन को पूरी तरह से निगलेक्ट किया और उससे बात ही नहीं कर पा रहा है वो। इसके बाद जब हमारी यहाँ पे फॉक्स कल होती है वो हमारे रियो का बैग साफ कर रही होती है और वो कहती है कि बड़े भाई मैं आपसे कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ, मेरा नाम एंडो है और मैं जापान से आई हूँ, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। तभी हमारा हीरो भी कहता है कि उसका नाम हारुतो है और ये लोग बात करते करते ये एक्सप्लेन करते हैं कि दोनों के दोनों एक बस में थे और वो बस का एक्सीडेंट हुआ। तभी इनको ये मालूम पड़ता है कि दोनों लोग कौन है, ये दोनों उसी सेम बस में बैठे हुए थे, जो सुन के इन लोगों को शॉक लगता है। फिर वो कहता है प्लीज मुझे माफ करके मैं तुम्हारा अच्छा भाई नहीं बन सका। ये सुन के हमारी फॉक्स कहती है नहीं आप तो बहुत अच्छे भाई, ऐसा बोल के उसको हक करते और हमारा हीरो कहता है कि मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलने वापस आऊंगा। फिर अगले दिन हमारा हीरो यहाँ से सबको बाय बाय बोल के निकल रहा होता है और तभी हमारी जो बूढ़ी आंटी होती है वो हमारे हीरो को एक क्रिस्टल देती है, बोलती है तुम इस क्रिस्टल को जब यूज करो तो तुम यहाँ पे वापस से आ सकते हो फटाफट। ये सिर्फ एक वन वे डिवाइस है, मतलब तुम इसमें से कहीं भी रहो, तुम इस दुनिया में तुम उस जगह से इस जगह पे आ सकते हो, तुम इस जगह से किसी और जगह पे जा नहीं सकते। तभी दूसरी आंटी उसको एक हेयर पिन देती है, बोलती है कि तुम इसको अपने कान में लगा लो ताकि तुम्हारा इससे बाल का कलर चेंज हो जाएगा और इससे क्या होगा कि तुम लोग तुम्हारे ऊपर किसी को डाउट नहीं आएगा, क्योंकि इस वर्ल्ड में ब्लैक वाले बाल वाले बंदे बहुत कॉमन नहीं होते हैं। फिर इसके बाद रियो सबको बाय बोलता है, अपनी बहन को बाय बोलता है और उसकी बहन के आंखों में आंसू आते हैं और तभी वो इनको बाय बोल के यहाँ पे अपनी स्पिरिट के साथ उड़ते उड़ते आगे जा रहा होता है। और ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा ही सोच रहे थे कि अब ये लोग आगे बढ़ेंगे और जाके सीला से मिलेंगे। तभी सेला के हाथ में अगला लेटर आया होता है रियो के पास से। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि सीला की शादी चार्ल्स के साथ होने वाली है और चार्ल्स यहाँ पे फ्लर्ट करने के लिए आया होता है कि तभी उसको एक बंदा आके रोक लेता है कुछ काम से। और तभी ही हमारी जो सीलिया होती है वो यहाँ पे वो लेटर को लेकर सोच होती है कि रियो इस वक्त क्या कर रहा होगा। मीनवेल हमें दिखाते कि सिटी के अंदर रियो और तो और स्पिरिट ने एंट्री ले ली होती है और ये लोग यहाँ पे घूम रहे होते हैं और जगह को देख रहे होते हैं। यहाँ पे ये अपने ईयरिंग को टच करता है और ये अपने बाल का कलर ब्लैक से चेंज करके सिल्वर पे लेके आता है और बोलते हैं आज तो यहाँ पे बहुत लोग हैं। फिर उसके बाद वो यहाँ पे उसको एक लोकल बेकर के दुकान में लेके आता है और बोलते हैं हम यहाँ से ब्रेड खाएंगे। तभी उसको यहाँ पे ये मालूम पड़ता है यहाँ पे एक ग्रैंड वेडिंग होने वाला है जिसकी वजह से यहाँ पे इतना शोरगुल हो रहा है। तो वो कहता है शादी किसकी होने वाली है और इस टाइम पे चलो अच्छी बात है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते कि रात के टाइम पे हमारा हीरो अपने स्पिरिट के साथ जाता है सीला के लैबोरेटरी में उसको ढूंढने के लिए। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसा तो वो देखता है कि वो अपने लैब में होती नहीं, तो ये देख के उसको बहुत शौक लगता है। फिर उसके बाद वो अपनी स्पिरिट का हेल्प लेके एक प्रोफेसर को माइंड कंट्रोल में लेके आता है और उसको ट्रुथ मालूम पड़ता है कि असल में सीला के साथ क्या हो रहा है। सीला एंगेजमेंट हो चुकी है उसकी चार्ल्स के साथ, जो कि इसका एक नंबर का दुश्मन है। तो ये सुनकर उसको बहुत गुस्सा आता है और उसको ये तक मालूम पड़ता है कि सीला ये शादी अपने मर्जी के खिलाफ कर रही है। तब उनको ये भी मालूम पड़ता है कि जब यहाँ पे रियो नहीं था तभी जो किंगडम हमारा है, किंगडम ऑफ बेलेट्रोफिया, उसको पैरोक्सिया किंगडम से एक बहुत बड़ा डिफीट मिला था जिसको अभी बचाने के लिए इन लोग को ये करना पड़ रहा है। जिस वजह से यहाँ का जो किंग था उसको यहाँ से भागना पड़ा था और जिस वजह से यहाँ पे अब अगर जो प्रॉपर किंग था वो भाग गया तो यहाँ पे ऊपर के 630 पे तो कोई था नहीं। तो जो नेक्स्ट बंदा लाइन में था वो था हमारा चार्ल्स का फैमिली। तो चार्ल्स की फैमिली यहाँ का किंग बन गई और वो लोगों ने अपने पावर को यूज करके सीला से ये फोर्स मैरिज करने की कोशिश की है। तब रियो को ये मालूम पड़ता है कि शादी सिर्फ अगले दिन में होने वाले। तो वो कहता है उसे कैसे भी करके सीला से एक बार बात करना और जानना कि सीला ये शादी करना चाहती है कि नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी चीज चल रही है कि चार्ल्स तो इतना खराब है तो सीला उसे शादी क्यों करेगी। तो वो अपनी स्पिरिट से पूछा कि तुम मेरी कोई हेल्प कर सकते हो। स्पिरिट कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वो कहती कि मैं मेरे मैजिक यूज करके उसके पैलेस में घुसूंगी और वहां पे आराम से घुस के मैं हर एक चीज निकाल के आती हूँ। ऐसा बोल के उड़ते उड़ते यहाँ से निकलती है। इसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है यहाँ पे लोग डिनर कर रहे होते हैं जहाँ पे हमारी सीला के डैड और तो चार्ल्स बात कर रहे होते हैं और उनको ये मालूम पड़ता है चार्ल्स कहते हैं अरे आप टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी को मैं बहुत खुश रखूंगा और ये शादी के बाद हमारा किंगडम और स्ट्रॉन्ग और जो आसपास के किंगडम है वो लोग हमारे ऊपर अटैक करेंगे भी नहीं। उनको ये मालूम पड़ा कि यहाँ की जो नोबल फैमिली है वो सब एक साथ मिली हुई है, तो आपकी बेटी और तो पूरा किंगडम इसको मैं आराम से संभालूंगा। और इस वक्त हमारी सीला बहुत उदास हो रही होती है। तब वो कहता है कि उसे ये तक मालूम पड़ा कि यहाँ पे जो आसपास की फैमिलीज है जो और नोबल फैमिली वो सब हमारे पुराने किंग के साथ अभी भी कॉन्टैक्ट में। अगर ये बात सच है तो मुझे बताइए मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए। वो कहता है कि जैसे जैसे आपकी फैमिली के बारे में मैंने बहुत सारे ऐसे रूमर सुने हुए, तो क्या आपकी फैमिली पुराने किंग को सपोर्ट कर रही है? लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा भी तो अब बस हमारी शादी होने दीजिए। एक बार हमारी शादी होगी तो सबको लगा कि आप लोग अच्छे हो और आप लोग पुराने किंग को सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आप लोगों ने लिटरली नए किंग के साथ अपने रिश्ते जो जोड़े हैं। तो रोलैंड फैमिली, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे रोलैंड मतलब कि जो हमारे सीला के फादर होते हैं वो बहुत गुस्से में होते, लेकिन वो कुछ ना नहीं बोल पाते क्योंकि इस वक्त सारी की सारी ताकत चार्ल्स के हाथ में है और वो लोग एक नकली स्माइल करके हाँ थैंक यू बोल के यहाँ से निकलते हैं। तभी ये सारी की सारी बात हमारी स्पिरिट बताती है हमारे हीरो को और मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे जो हमारी सीला होती है वो हमारे हीरो के लेटर को चलाने का सोच रही होती है। वो कहती है कि बस वो एक बार मिलना चाहती थी उसे, लेकिन अगर वो नहीं मिल पाएगी तो अब उसका कुछ फ्यूचर में है ही नहीं। तभी लेकिन अगले सेकंड में रियो उसके पीछे प्रकट होता है और बोलता है इसको मत चलाओ, मैं यहाँ पे तुमसे बात करने आया हूँ। सीला भाग के जाती है, रियो को पकड़ती है और उसको पकड़ के रोने लगती है, कहती है मैं तुम्हें कितना मिस किया था और तुम क्यों मुझसे इतना दूर गए। तभी रियो कहता है कि हाँ मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है, तुम इसकी टेंशन मत लो। इसके बाद हमारा हीरो इससे पूछता है कि मुझे तुम तुम्हारे शादी के बारे में बताओ। तो वो कहती है हाँ अभी तो मेरी उम्र हो गई शादी करने की, तो मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। और हाँ चार्ल्स बहुत अच्छा इंसान है, भले तुम्हें ऐसा लगता है कि उसने पहले गलत काम किया लेकिन अभी वो अच्छा हो चुका है, वो हम औरतों की रिस्पेक्ट करता है, वो अच्छे अच्छे
काम कर रहे हो तो इसीलिए उससे शादी करके मैं खुश रहूंगी। तो हमारा हीरो कहता है क्या तुम सच कह रही हो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो वो कहती नहीं नहीं अब तो मुझे शादी करनी चाहिए, और अगर मैं उसे शादी नहीं करना चाहूँ तो क्या तुम मुझे यहाँ से भगा के लेके जाओगे। तो ये सुन के हमारा हीरो बोलता है कि तभी वो कहती नहीं नहीं मैं मजाक करी, तुम टेंशन मत लो, चलो 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 तुम यहाँ से निकलो, अब मुझे लेट हो रहा है। ऐसा बोल के वो हमारे हीरो को अपने रूम से धक्का मार के बाहर निकाल देती है और वो यहाँ पे रोने लगती है, क्योंकि ऑफकोर्स वो चाहती है कि हमारा हीरो उसको भगा के लेके जाए यहाँ से, क्योंकि उसको चार्ल्स से शादी करनी नहीं, कौन करेगा इस बंदे से शादी यार। इसके बाद हमारी सीला बहुत उदास होती है, लेकिन वो खुश भी होती है कि उसे एक बार वापस से देखने का मौका मिल गया रियो को। लेकिन तभी रियो अपनी आशा से बात करता है, कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बिहेव करिए। तो आशा कहती है तुम टेंशन मत लो, हम लोग इस पूरी चीज को सॉल्व करके रहेंगे। यहाँ पे रियस और चार्ल्स बैठ के बातें कर रहे थे, तभी रियस को फील होता है कि यहाँ पे आसपास बहुत खतरनाक सी स्पिरिट जैसी कोई तो क्रिएचर है। तभी वो उसके ऊपर जैसी फोकस करता है वैसे वो क्रिएचर वहां से गायब हो जाता है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी सीले रेडी हो रही होती है अपने शादी के लिए। वो अपने आप को दिलासा दे रही होती है कि ये सब तो मुझे मेरे कंट्री के लिए करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे कंट्री के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ, भले इसमें मुझे दुख मिल रहा है लेकिन मेरी कंट्री सेफ रहेगी, मुझे मेरे किंगडम के लिए एक कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। तभी चार्ल्स उसको बोलता है कि आ जाओ मैं तुम्हें मेरी बाकी पत्नियों से मिलाता हूँ। यहाँ पे इसकी पहले से ही 6 पत्नियां होती है। भाई ये आदमी क्या है भाई, इतना खराब ठरकी इंसान, पहले ही 6 पत्नी है इसकी और इसको 7वीं भी चाहिए। भाई मतलब क्या है भाई, तू क्या हर दिन के हिसाब से पत्नी रखता है कि मंडे के दिन मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करूंगा, ट्यूसडे के दिन इसके साथ, थर्सडे ये, वेडनेसडे ये, फ्राइडे ये, सैटरडे ये और फिर संडे को ये वाली। ऐसा दिमाग है क्या इस बंदे का, हर दिन के लिए एक पत्नी रखा है इसने, बड़ा बेकार आदमी भाई ये। तभी जो उसकी फर्स्ट वाइफ होती है वो कहती है सुनो 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 तुम 7वीं पत्नी हो, ठीक है, तो तुम्हारा कुछ यहाँ पे चलेगा नहीं, तुम सबसे नीचे रहोगे लिस्ट में, तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम लोग को मिलने वाली है, उसके बाद तुम्हें, तो ज्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं है। तो हमारी सीला कहती है हाँ मैं जानती हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। तभी यहाँ पे आती है हमारी पर्पल गर्ल, वो यहाँ पे आके सब लोग को भगाती है और बोलती है मुझे मेरी दोस्त से थोड़ा बात करना है। तो यहाँ पे हमारी पर्पल गर्ल और सीलिया साथ में बैठ के चाय पीते पीते बातें कर रहे होते हैं। तभी वो कहती है कि तुम बहुत बेकार दिख रही हो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो वो कहती है हाँ मेरी तबीयत ठीक है, बस मैं कल सोई नहीं थी ठीक से। तो वो कहती है मुझे माफ कर दो कि मुझे यहाँ से भागना पड़ा मेरे डैड के साथ, लेकिन हाँ इसमें मेरे डैड की गलती मेरी गलती नहीं है, इसीलिए मैं कुछ कर नहीं सकती। मैं तुम्हारी शादी में आई हूँ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बन के, लेकिन मैं तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहती। वो कहती नहीं नहीं टेंशन मत लो, हर एक चीज अंडर कंट्रोल है। तभी हमारी पर्पल गर्ल कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचा के रहूंगी यहाँ से, मेरे पावर में जो भी चीज है मैं वो सब करके तुम्हें बचा के रहूंगी, मैं तुम्हें ऐसे नहीं मरने दूंगी। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे चार्ल्स अपने सिक्योरिटी वाले आदमी के साथ बोलता है कि भाई सिक्योरिटी पे ध्यान देना, कोई भी मेरी शादी में आना नहीं चाहिए बाहर का इंसान, मुझे मेरी शादी में कुछ भी खराब चीज नहीं चाहिए। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं यहाँ पे इनके रथ से ये लोग पूरे सिटी में घूम रहे होते हैं, जहाँ पे चार्ल्स बोलते हैं अब से तुम मेरी बीवी हो, अब तुम मेरी हर एक बात सुनोगे और मेरे लिए ही काम करोगी, समझी ना। और इस वक्त सीलिया अपने आप को शांत रखती है और वो अपनी किस्मत को मान चुकी होती है कि इनकी शादी होने वाली है। तभी उसको सुनाई देता है कि उसको राइट साइड में देखना है करके सीलिया को, कोई तो उसके दिमाग में ये बात बोलता है। जैसे वो राइट साइड देखती तो उसको दिखता है यहाँ पे रियो है, रियो को देखने बाद उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अगले ही सीन में हमें दिखाते हैं कि इनका जो ये कैरेज होता है वो मेन सेंटर वाले पैलेस के पास आ चुका होता है। जैसे वो यहाँ पे आते हैं वैसे इनको सुनाई देता है कि पीछे तो कुछ फाइट हो रहा है, और हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा रियो लोगों को मारते मारते आगे बढ़ रहा होता है, वो थपाथप लोगों को मार के पूरे फाइट कर रहा होता है यहाँ पे, और हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। वो अपना लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ता है, मैजिक यूज करता है, लोगों को धक्का मार मार के गिरा रहा होता है। वो इस बंदी को बचाने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। सारे के सारे गार्ड्स यहाँ पे इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन हमारा रियो उनके ऊपर अपना विंड मैजिक यूज करके उन सबको यहाँ से उड़ा देता है। चार्ल्स बोलता है अरे मेरे सोल्जर्स इस बंदे को आराम से संभालेंगे, तुम टेंशन मत लो। तभी उसके जो एलिट सोल्जर्स होते हैं वो लोग अपने ऊपर मैजिक से अपने को बफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं रियो के ऊपर हमला करने के लिए। रियो भी अपना मैजिक यूज करता है और आगे बढ़ता है और इन सबको मार मार के फटाक से आगे निकलता है, और फिर वो एक मुक्का मारता है चार्ल्स को और उसकी वहीं पे हवा टाइट करता है। ये सीन बहुत सेटिस्फाइंग था भाई जब वो चार्ल्स को मारता है। यहाँ पे सब लोग आगे बढ़ते बोलते ओए तुम क्या कर रहे हो, तुम तो बेकार इंसान हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी रियो अपना स्वॉर्ड निकालता है और सीधा गले पे रखता है और बोलता है अगर कोई भी आगे बढ़ा तो मैं इस बंदी को मार दूंगा। इस वक्त रियो ने अपने बाल का कलर चेंज किया होता है तो किसी को पता नहीं होता कि ये बंदा रियो है। इसके बाद वो अपने दिमाग से बात करता है सीला के साथ टेलीपैथी के थ्रू और कहता है कि तुम बस देखते रहो, ये सब का सब चीज मैंने कैलकुलेट किया हुआ, ये एक परफॉर्मेंस है, मैं तुम्हें यहाँ से बचा के लेके जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। और यहाँ पे हमारे रियो ने अपना पैर चार्ल्स के ऊपर रखा होता है। चार्ल्स कोशिश करता है कि वो ऊपर खड़ा हो पाए, लेकिन रियो उसको खड़ा नहीं होने देता। तभी वो सीला को बोलता है सीला मुझे सच बताओ, क्या तुम सच में शादी करना चाहती हो? अगर तुमने कहा कि हाँ तुम करना चाहती हो तो मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाऊंगा, और अगर तुम एक बार कहते हो कि नहीं तुम्हें शादी नहीं करनी तो मैं तुम्हें यहाँ से बचा के लेकर जाऊंगा, यहाँ पे सबसे लड़ने के लिए तैयार तुम्हारे लिए, लेकिन तुम मुझसे सच कहो। उसके दिमाग में उसकी मॉम की मेमोरी आती है, वो कहता है कि मैं अभी उन लोगों को कभी खत्म नहीं होने दूंगा जो लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सीला, तो मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। तभी सीला सोचते कि वो क्या करे, अगर उसने शादी नहीं की तो ये पूरा किंगडम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो एकदम से अटकी हुई होती। तभी वो कहती कि रियो मुझे ये बताओ कि अगर ये शादी हमने रोक दिया तो क्या ये सही होगा? रियो कहता है कि अगर ये सही चीज नहीं होती तो तुम इतनी दुखी नहीं होती आज। तो ये सुन के हमारी सीला रियो के पास देखती है, उसकी आंखों में वो कहता है कि बस तुम मुझे एक बार बोलो कि तुम्हें यहाँ से दूर जाना है, अगर तुम ऐसा कहोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर लेकर जाऊंगा जहाँ पे ये पॉलिटिकल मैटर कुछ भी नहीं होने वाला है और कोई तुम्हें वहां पहचानेगा भी नहीं, तो तुम तुम्हारी जिंदगी खुशी खुशी जी सकती हो। तो सीला बोलती है कि प्लीज ऐसा ही करो, मुझे यहाँ से बचा लो रियो, प्लीज रियो। तभी रियो बोलता है कि ओए 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 सुनो सुनो सुनो, मैं एक किडनैपर हूँ और मैं इस बंदी को किडनैप करके यहाँ से निकल रहा हूँ, तुम में से कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी वो हमारी सीला को अपने गोद में उठाता है, जंप मारता है और हवा में उड़ जाता है और सीला को लेकर यहाँ से भाग लेता है। वो आराम से यहाँ से
भग भग के जा रहा होता है। चार्ल्स जैसे खड़ा होता है, बोलता है ए पकड़ो इसको, इसको जाने मत दो, ये मेरी 7वीं बीवी को लेके जा रहा है, पकड़ो साले को। और हमारा रियो यहाँ पे मजे से अपनी प्रिंसेस को अपने हाथ में लेके यहाँ से डांस करते करते निकल रहा होता है। तभी रियस यहाँ पे देखता है और बोलता है ये बंदा तो मुझे रियो की तरह दिख रहा है, क्योंकि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी एकदम वैसी ही है और मैं खुद स्पिरिट आर्ट्स यूज करता हूँ, तो हाँ ये रियो हो सकता है। तभी वो अपना एक मैजिक यूज करता है और वो एक डार्क बोल्ट ऑफ मैजिक फेंकता है रियो के ऊपर, और रियो इस अटैक को आराम से डिफ्लेक्ट करके निकलता है और अपनी बंदी को अपने हाथ में पकड़ के रखता है और वो बोलता है हाँ ये बंदे में बहुत ताकत है। तभी रियो यहाँ से उड़ते उड़ते निकलता है। मीनवेल यहाँ पे हमारा चार्ल्स अपने ग्रिफिन पे बंदे लोग को बैठा था और बोलता है कैसे भी करके उसको पकड़ के लेके आओ। चार्ल्स बोलता है ये सब तुम्हारी गलती है, मैं तुम्हें ये सब चीजों को गार्ड करने के लिए था। एल्फ्रेड तुम क्या कर रहे थे, सब तुम्हारी गलती है, देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ मेरा तमाशा बन चुका है। रियो मस्त हवा में भागते भागते जा रहा होता है। ये बंदा लिटरली हवा में चल रहा है भाई, हवा में भाग भाग के जा रहा है और ये अपना स्पीड बढ़ाता है। बोलता है कि ये सब ग्रिफिन मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर वो एक गली में कूदता है और वहां पे देखता है वहां पे आशिया रुकी हुई होती है। वो आशिया के बगल में खड़ा होता है शीला को लेके। आशिया शीला को अपने गोद में लेती है और बोलती है अब हम प्लान के दूसरे पड़ाव पे हैं, ऐसा बोल के यहाँ से निकलती है। रियो इसके बाद बाहर निकलता है, सारे के सारे ग्रिफिन वाले बंदों का अटेंशन अपने ऊपर लेकर आता है और उनके सारे अटैक्स खा रहा होता है। वो यहाँ से वहां निकल निकल जाता है। फिर वो जमीन पे उतरता है, जमीन पे उतर के वो सारे के सारे गार्ड्स को अपने हाथों से मारना शुरू करता है। तभी यहाँ पे एल्फ्रेड आता है, क्योंकि वो बोलता है कि अब बस बहुत हो गया। एल्फ्रेड यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा होता है। वो बोलता है कि अब तुम यहाँ से भाग के नहीं जा सकते हो। एल्फ्रेड और तो रियो साथ में फाइट करना स्टार्ट करता है और यहाँ पे एल्फ्रेड बोलता है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। फर्स्ट टाइम रियो को भी मालूम पड़ता है कि उसके सामने एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट आ चुका है। यहाँ पे रियो और तो एल्फ्रेड एक दूसरे को ब्लो टू ब्लो मैच कर रहे होते हैं। ये लोग हर एक अटैक को मैच करते हैं और फाइट करते हैं। ये फाइट बहुत मस्त होता है, आप लोग को देखना चाहिए वाला सीन। ये लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक पे अटैक करते हैं, एक दूसरे के अटैक को पैरी करते हैं, डॉज करते हैं, हवा में उड़ते हैं, यहाँ से वहां अटैक करते हैं। इनकी फाइट बहुत मस्त चल रही होती है। तभी एल्फ्रेड बोलता है कि तुम जानबूझ के अपने स्वॉर्ड को अच्छे से यूज नहीं करो, उसका शार्प साइड नहीं यूज करें मेरे ऊपर, तुम जानते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो। फिर एल्फ्रेड अपना मेन अटैक यूज करता है, अपने स्वॉर्ड को हवा में लेकर जाता है और वो अपना मेन अटैक मारता है यहाँ पे। और ये अटैक इतना खतरनाक होता है कि पूरी की पूरी एरिया डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। ये अटैक का एनिमेशन भी बहुत मस्त होता है। जैसे यहाँ से सारा धुआं हट जाता है तो एल्फ्रेड ढूंढता है कि रियो कहाँ पे, लेकिन उसको रियो दिखता नहीं, क्योंकि रियो यहाँ से भाग चुका होता है। वो अपने बंदों को बोलता है इस पूरे एरिया को चेक करो, वो बंदा कहाँ पे, मुझे वो चाहिए, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग और मैं उसे भागने नहीं दूंगा। हमें अगले सीन में दिखाया था कि यहाँ पे सारे के सारे किंग लोग एकदम से टेंशन में थे और रियो यहाँ पे पहुंचता है शीला के पास और इस वक्त रियो के कपड़े फटे हुए होते हैं बहुत सारे। तो शीला उससे पूछती क्या तुम ठीक हो। शीला भाग भाग के जाती है हमारे रियो को हक करने के, लेकिन उसने एक ऐसा कपड़ा पहना जो कि बहुत लंबा होता है, तो उस पर उसे पैर स्लिप होते और वो नीचे गिरने लगते। तो हमारा रियो उसको पकड़ लेता है। इनको लगता है कि इन लोग का फ्यूचर साथ में बहुत अच्छा है। यहाँ पे रियो और शीला शायद एक दूसरे से शादी करने का सोच होता है। लोग बहुत खुश होते हैं। तभी यहाँ पे आशिया आती है और कहती है मेरे पास कुछ खबर है। उसको दिखता है कि आसपास हर जगह पे जमीन में से ऑरा ऊपर हवा में जा रहा है, कहीं पे फायर का ऑरा है, कहीं पे फाइट वाला ऑरा से बहुत सारे ऑरा है। और वो कहती है कि हम लोग के ऊपर अभी हमला होने वाला है रियो, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा और बहुत खतरनाक चीजें हमारे ऊपर आ रही है। और तभी हमें ये दिखाते कि यहाँ से कुछ दूर पे एक जंगल में 3 जापानीज बंदे आ चुके होते हैं। तो रियो सोचता है कि 3 लोग कौन है, कि इनके ऊपर उसी वक्त एक बंदा आता है इनको हमला करने के लिए, मोहॉक वाला बंदा। वो इनको किडनैप करके यहाँ से लेके जा रहा होता है। रियो फटफट यहाँ से भागता है उनको बचाने के लिए, क्योंकि उसको जापानीज सुनाई देता है। वो इन लोग को पकड़ता है, इन सब गुंडों को मार के यहाँ से दूर फेंकता है। वो सारे बच्चों को यहाँ से बाहर निकल। तभी उनमें से एक बच्चा कहता है कि हमारे साथ एक और लड़की थी जो कि दूसरे का गाड़ी में है, तुम प्लीज उसको जाके बचाओ यहाँ पे। जैसे ही वो आखिरी वाले डिब्बे में जाता है तो उसका दिल धड़कने लगता है जोर जोर से, क्योंकि वो बोलता है ये आवाज तो मुझे सुनी सुनी लग रही है। जैसे ही वो गेट खोला तो वो देखता है कि अंदर जो लड़की वो कोई और नहीं, वो मिहारू है, इसकी चाइल्डहुड क्रश। तो ये क्या हुआ भाई, अभी इसने शीला से कहा कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन अब इसकी चाइल्डहुड क्रश यहाँ पे आ गई। तो अब हमारा हीरो क्या करेगा, क्या वो अपनी चाइल्डहुड क्रश से शादी करेगा कि वो शीला के पास जाएगा, मुझे नहीं पता। वो हमारी मिहारू को अपने हाथ में लेता है और बोलता है कि अब मैं क्या करूं। और इसी के साथ ये वाला सीजन यहाँ पे खत्म होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के मेरे दोस्तों बस इतना ही। मेरा नाम है सासबट और बात करूं से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।